ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पेन शीनिंग अपनी लगभग 5 महीने की प्रेगनेंसी खत्म करवाने के लिए अस्पताल जाती है। वहां उसकी जांच करने वाला डॉक्टर हे यान उससे पूछता है कि वो इस बच्चे को जन्म क्यों नहीं देना चाहती। शीनिंग साफ बता देती है कि वो अपने पति से डिवोर्स लेने वाली है, इसलिए इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती। हे यान हैरान होकर पूछता है कि क्या उसके भाई हे जिंगझो को इस प्रेगनेंसी के बारे में पता है। शीनिंग कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और अब उसे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हे यान उसे दोबारा सोचने के लिए कहता है क्योंकि प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके हैं और बच्चे के हाथ पैर भी बन चुके हैं। इस समय होने वाला इंड्यूस्ड अबॉर्शन कोई मामूली सर्जरी नहीं है। अगर इसे फीलिंग्स कहते हैं तो शीनिंग खुद नहीं समझती कि ऐसी फीलिंग्स का क्या मतलब है। अस्पताल की उस भारी बातचीत के कुछ समय बाद हे जिंगझो शीनिंग को फोन करता है, मगर हमेशा की तरह वो ये नहीं पूछता कि शीनिंग कहाँ है, क्या कर रही है या उसकी तबीयत कैसी है। वो सीधे आदेश देता है कि आज रात उसे उसके साथ एक डिनर पार्टी में चलना है और अच्छे से फॉर्मल कपड़े पहनकर तैयार रहना है। थोड़ी देर बाद हे परिवार की तरफ से एक कर्मचारी शीनिंग के पास एक ड्रेस लेकर आता है। वो बताता है कि ये ड्रेस मिस्टर हे ने उसके लिए भेजी है। शीनिंग जब उसे पहनकर देखती है तो वो उसके शरीर पर बिल्कुल सही बैठती है, मगर इससे खुश होने की जगह उसे ये सोचकर दुख होता है कि इसे ज़रूर जिंगझो के असिस्टेंट ने चुना होगा, क्योंकि उसके असिस्टेंट को भी शीनिंग का साइज उसके अपने पति से ज्यादा अच्छी तरह पता है। तैयार होते हुए शीनिंग अपने अंदर पल रहे उस राज के बारे में सोचती है जिसे जिंगझो आज तक जानता भी नहीं। वो प्रेग्नेंट है, लेकिन 2 दिन बाद ये प्रेगनेंसी और इससे जुड़ा हर निशान खत्म हो जाएगा। करीब 40 मिनट के रास्ते में उसे 4-5 फोन कॉल्स आती हैं। हर कॉल में वो किसी न किसी बिजनेस मैटर पर बात करता है, लेकिन एक बार भी अपने बगल में बैठी पत्नी से नहीं पूछता कि वो कैसी है। शीनिंग के सामने वही आदमी बैठा है जिसे शहर का यंग बिजनेस टैलेंट कहा जाता है। केवल 32 साल की उम्र में उसका नाम वेल्थ लिस्ट में आ चुका है और वो उस लिस्ट में शामिल सबसे कम उम्र के एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। उसका हे परिवार शहर के सबसे बड़े बिजनेस फैमिलीज में गिना जाता है और उनकी मार्केट वैल्यू लगभग 10 बिलियन है। मगर इतनी बड़ी कंपनी और इतने सारे लोगों की चिंता करने वाला जिंगझो अपनी पत्नी की हालत से पूरी तरह अनजान है। डिनर पार्टी में पहुंचने के बाद शीनिंग सबके सामने मिसेस हे बनकर जिंगझो के साथ खड़ी होती है। लोगों की नज़रों में उसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो एक साधारण औरत है जिसके पास न कोई बड़ा बैकग्राउंड है, न अच्छी एजुकेशन और न कोई खास योग्यता। पार्टी में पहुंचने के बाद शीनिंग सबके सामने मिसेस हे बनकर जिंगझो के साथ खड़ी होती है। उसी पार्टी में शेन ही सामने आती है। वो दूर से जिंगझो को पुकार कर कहती है कि बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। जिंगझो भी उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि वो आखिर वापस आ गई। शीनिंग के लिए ये 3 सालों में पहली बार है जब उसने जिंगझो को किसी औरत से इतनी गर्मजोशी से बात करते देखा है। ये बताती है कि वो पिछले हफ्ते ही वापस आई है। वो पहले ही उससे कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं जिंगझो के काम में डिस्टर्बेंस न हो जाए। इसके बाद वो शीनिंग की तरफ देखकर पूछती है कि यही उसकी सिस्टर इन लॉ है ना। वो ये भी कहती है कि उसने जिंगझो से शीनिंग के बारे में बहुत कुछ सुना है। जवाब में शीनिंग भी शिष्टता से कहती है कि जिंगझो उससे भी यी का जिक्र करता रहता है, मगर शीनिंग अच्छी तरह जानती है कि यी कौन है। वो जिंगझो की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, उसके दिल में बसी वो खास औरत है जिसे लोग उसकी वाइट मूनलाइट कह सकते हैं। यी 5 साल विदेश में पढ़कर लौटी है और उसे बिजनेस में भी बहुत टैलेंटेड माना जाता है। शीनिंग उसे मिस शेन कहकर नमस्ते करती है, लेकिन ये तुरंत कहती है कि इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, वो उसे सीधे ये कह सकती है। सभी लोग बैठ जाते हैं। शीनिंग बताती है कि वो ज्यादा शराब नहीं पीती, फिर भी सामने रखा ग्लास पी लेती है। इतने सालों में जिंगझो ने कभी उसके लिए ऐसा कोई केयरिंग जेस्चर नहीं किया जैसा वो आज ये के लिए कर रहा है। शीनिंग जब भी किसी बैंक्वेट में अपने पति के साथ बैठती थी, उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसके पास रखी एक ट्रांसपेरेंट डेकोरेशन हो। पार्टी में मौजूद कुछ औरतें शीनिंग को लेकर बातें करने लगती हैं। कहती है कि मिसेस हे सच में बहुत बेचारी है, क्योंकि उसका पति उसी के सामने दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो जलन के बावजूद कुछ नहीं कर पा रही। दूसरी औरत को उसमें दया की कोई बात दिखाई नहीं देती। उसके मुताबिक शीनिंग ने अरबों की संपत्ति वाले आदमी से शादी की है, इसलिए उसके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। तीसरी औरत कहती है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। अब शेन ही वापस आ चुकी है, इसलिए देर सवेर हे परिवार में शीनिंग की जगह बदल ही जाएगी। बाकी लोग भी शीनिंग को ही दोषी मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर उसके पास न बैकग्राउंड है, न टैलेंट और न कोई पहचान, तो वो किसी दूसरे को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती है। उनकी सारी बातें सुनती है। गुस्सा करने या उनसे बहस करने के बजाय वो मन ही मन मान लेती है कि उनका असेसमेंट गलत नहीं है।
वो जिस शादी को इतने समय से अकेले बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। पिछली रात पार्टी से जल्दी चले जाने के बाद जिंगझो शीनिंग से पूछता है कि वो अचानक क्यों निकल गई थी। जिंगझो से दूर होते ही शीनिंग अपनी दोस्त सुमान को फोन करती है और पूछती है कि क्या वो खाली है। सुमान उसकी आवाज सुनकर तुरंत समझ जाती है कि शीनिंग ने आखिरकार कोई बड़ा फैसला ले लिया है। शीनिंग उससे अपने लिए डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने को कहती है। सुमान सबसे पहले प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में पूछती है। वो शीनिंग को भरोसा दिलाती है कि उसे हे परिवार की पावर से डरने की जरूरत नहीं है। अब वो इंडस्ट्री की टॉप लॉयर्स में से एक है और अगर मामला कोर्ट तक गया तो वो शीनिंग का हिस्सा दिलवाने की पूरी कोशिश कर सकती है। मगर शीनिंग को इस शादी से एक पैसा भी नहीं चाहिए। वो कार्स, हाउसेस, शेयर्स, सेविंग्स और हे परिवार से मिलने वाली हर चीज छोड़ने के लिए तैयार है। उसे केवल डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। सुमान उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि शीनिंग इतने सालों से इस फैमिली में रही है, चाहे उसे किसी काम का क्रेडिट न मिला हो, लेकिन उसने तकलीफें तो बहुत झेली हैं। इसके कुछ समय बाद सोंग जीवा शीनिंग को बताती है कि ये आज घर पर डिनर करने आ रही हैं। वो आदेश देती है कि हाउसकीपर से कहकर 2 डिशेस ज्यादा तैयार करवा दी जाएं। शीनिंग के लिए ये सिर्फ खाना बढ़ाने की बात नहीं है। उसकी मदर इन लॉ उसी से उस दूसरी औरत के स्वागत की तैयारी करवा रही है जो उसके पति के इतने करीब है। 3 साल पहले अगर सोंग जीवा उससे ऐसी बात कहती तो शीनिंग को बहुत दुख होता, मगर अब उसके अंदर वैसा दर्द नहीं बचा। ये मीठी आवाज में कहती है कि वो तो बस कुछ साधारण सा खा लेगी, इसलिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो जिद करके 3 साल तक वहाँ रुकी रही, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन जिंगझो उसकी तरफ देखेगा। मगर अब उसने स्वीकार कर लिया है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। सोंग जीवा उसे पैकिंग करते देख लेती है और गुस्से में पूछती है कि वो क्या कर रही है। शीनिंग बिना घुमाए साफ कह देती है कि वो जिंगझो को डिवोर्स देना चाहती है। सोंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो उसे वही बात दोबारा कहने के लिए मजबूर करती है और शीनिंग फिर पूरी मजबूती से कहती है कि वो हे जिंगझो से डिवोर्स चाहती है। सोंग उसे याद दिलाती है कि वो 3 साल से हे परिवार के घर में रह रही है और अब अचानक ऐसे ही नहीं जा सकती। शीनिंग जवाब देती है कि वो परिवार की एक भी चीज अपने साथ नहीं ले जा रही। सोंग फिर भी कहती है कि हे परिवार कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई अपनी इच्छा से आए और चला जाए। उसकी बातों का मतलब साफ है कि शीनिंग चाहे या न चाहे उसके जाने का डिसीजन भी फैमिली ही करेगी। वहीं किसी हे परिवार के सदस्य के सामने ये सोंग जीहुआ को मदर इन लॉ कह देती है। शीनिंग सोचती है कि ये 3 सालों से उसे इसी नाम से बुलाती आई है, लेकिन सोंग ने एक बार भी उसे नहीं रोका। इतना ही नहीं, यी के लिए शीनिंग की जगह भी तैयार की जा रही है। सोंग आखिरी चेतावनी देती है कि अगर शीनिंग आज इस घर से बाहर गई तो फिर कभी लौट कर ना आए। शीनिंग पलटकर कहती है कि वो वापस आएगी भी नहीं। इस बार वो केवल गुस्से में घर छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि सच में इस फैमिली से अपना रिश्ता खत्म करके निकल रही है। घर छोड़ने के बाद शीनिंग फोन पर जिंगझो से साफ कहती है कि वो डिवोर्स चाहती है, मगर जिंगझो उसकी बात को सीरियस लेने की जगह पूछता है कि वो किस बात पर टैंट्रम कर रही है। उसे लगता है कि ये सब पिछली रात की पार्टी और यी की वजह से हो रहा है। शीनिंग कहती है कि न ये टैंट्रम है और न केवल पिछली रात का रिएक्शन। डिवोर्स एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि वो सारी प्रॉपर्टी छोड़ रही है। जिंगझो को बस उस पर साइन करना है। अगर वो साइन नहीं करेगा तो शीनिंग लीगल प्रोसेस शुरू कर देगी। अपनी बात कहने के बाद शीनिंग फोन काट देती है। 3 सालों की शादी में ये पहली बार है जब उसने जिंगझो की बात पूरी होने का इंतजार किए बिना कॉल खत्म की है। उसके लिए ये छोटी सी हरकत भी उस ओबीडियंस से बाहर निकलने की शुरुआत है जिसमें वो इतने सालों से जी रही थी। उस अपार्टमेंट में लौटती है जिसे उसने हे परिवार से छिपाकर अपने पैसों से खरीदा था। उसके लिए यही जगह असली घर है। थोड़ी देर में जिंगझो भी वहां पहुंच जाता है। दरवाजे पर मौजूद कर्मचारी दरवाजे पर मौजूद कहता है कि शीनिंग अंदर है। इसके बाद जिंगझो उसके पास जाकर उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। शीनिंग कहती है कि अब उसका कोई दूसरा घर नहीं है। जिंगझो उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी मिसेस हे है, लेकिन शीनिंग जवाब देती है कि बहुत जल्द वो नहीं रहेगी। वो फिर कहती है कि उसे हाउस, कार, एलिमोनी या प्रॉपर्टी डिवीजन में से कुछ भी नहीं चाहिए। जिंगझो केवल डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। उसे वे सारे पल याद आते हैं जब उसने जिंगझो से कुछ कहना चाहा था। कभी उसने अपनी तबीयत खराब होने की बात की, कभी उसके साथ कहीं जाने की इच्छा जताई और कभी केवल कुछ समय मांगा, मगर जिंगझो का हर बार एक ही जवाब होता था, इस बारे में बाद में बात करेंगे। शीनिंग कहती है कि यही 4 शब्द उनकी पूरी शादी का सार हैं। हर फीलिंग, हर रिक्वेस्ट और हर प्रॉब्लम को उसने बाद में के लिए टाल दिया, लेकिन वो बात कभी आया ही नहीं।
जिंगझो से हुई बातचीत के बाद शीनिंग अपने काम और डिवोर्स की तैयारी पर लौट आती है। उसके साथ काम कर रही टीम बताती है कि सेपरेशन की काउंटिंग उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन उसने हे परिवार का घर छोड़ा था, और उससे जुड़े सभी लीगल एविडेंस सुरक्षित रखे जाएंगे। उसे वे सारे पल याद आते हैं जब उसने जिंगझो से कुछ कहना चाहा था। इसके बाद इंटरनेशनल डिजाइन बिडिंग की बात होती है जो अगले हफ्ते होने वाली है। क्लाइंट यूए चैंग रियल एस्टेट है और शीनिंग से पूछा जाता है कि क्या वो वहाँ पर्सनली जाना चाहती है। शीनिंग फिलहाल मना कर देती है। चेन फैंग उससे पूछता है कि आखिर वो अपनी पहचान कब तक छिपा कर रखेगी। शीनिंग कहती है कि जब सामने आने का सही वक्त होगा तब वो खुद सामने आ जाएगी। 3 साल पहले वो हे परिवार में एक अनाथ वेन शीनिंग के रूप में गई थी। वहाँ किसी को नहीं पता कि शहर का सबसे रहस्यमयी डिजाइन स्टूडियो वीएन असल में उसी का है। ये स्टूडियो इंडस्ट्री का डार्क हॉर्स बन चुका है और इसकी वैल्यू 200 मिलियन तक पहुंच चुकी है। लोगों को ये भी नहीं पता कि शीनिंग माँ का सरनेम जियांग था और उसका मैटरनल फैमिली जियांग चेंगी फार्मास्यूटिकल ग्रुप से जुड़ा है। हे परिवार जिस औरत को बेबस और बिना बैकग्राउंड वाली समझता रहा, उसकी अपनी पहचान उनसे पूरी तरह छिपी हुई है। WN स्टूडियो में एक कर्मचारी शीनिंग को बताता है कि कोई क्लाइंट खास तौर पर उसी से मिलने आया है। बिजनेस कार्ड देखने पर पता चलता है कि वो शेन यी है। ये अंदर आते ही शीनिंग को सिस्टर इन लॉ कहती है और बताती है कि उसे पता चला था कि वो यहाँ काम करती है, इसलिए उसे देखने चली आई। वो आसपास देखकर कहती है कि जगह थोड़ी छोटी जरूर है लेकिन काफी कोजी है। शीनिंग सीधे पूछती है कि वो किस काम से आई है। ये कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं, वो केवल ये बताने आई है कि जिंगझो ने उसे मास्टर बेडरूम में रहने की इजाजत दे दी है। सोंग जिहुआ भी बहुत खुश है और कह रही थी कि अब घर में दोबारा रौनक आ गई है। फिर वो यी को समझाती है कि उसने सिचुएशन को गलत समझ लिया है। बात ये नहीं कि यी उसे हे परिवार से निकाल रही है। सच्चाई ये है कि शीनिंग खुद वहाँ से जाना चाहती है और बदले में हे परिवार का एक पैसा भी नहीं लेगी। यी जाते जाते कहती है कि वो अपने डिसीजन पर पछताएगी। शीनिंग जवाब देती है कि उसे केवल एक बात का पछतावा है, हे परिवार में शादी करने का। यी के जाने के बाद स्टूडियो का कर्मचारी कहता है कि जाते समय उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काफी डरावना था। इसके बाद यूए चैंगी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पर बातचीत होने लगती है। यूए चैंगी का सबसे बड़ा पार्टनर हे ग्रुप है। अगर WN स्टूडियो ये प्रोजेक्ट जीत लेता है तो WEN और हे ग्रुप के बीच बिजनेस कनेक्शन पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। अगले दिन शीनिंग अस्पताल पहुंचती है। सुमान उसके साथ मौजूद है और स्टाफ को बताया जाता है कि शीनिंग ठीक है तथा ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। इसके बाद हे यान एक बार फिर उससे बात करने आता है। वो कहता है कि पिछली रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसने अभी तक अपने भाई को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो अब भी चाहता है कि शीनिंग बच्चे के बारे में दोबारा सोचे। शीनिंग उसे रोक देती है। वो कहती है कि इस मैटर का उससे व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हे यान एक अच्छा डॉक्टर है और उसे वही करना चाहिए जो एक डॉक्टर के रूप में जरूरी है। प्रेगनेंसी को लगभग 5 महीने हो चुके हैं। कुछ और महीने रुकने पर यही फीटस एक पूरा बच्चा बनकर जन्म ले सकता था। ये बात शीनिंग भी अच्छी तरह जानती है, लेकिन उसके डिसीजन की वजह यही है कि उस बच्चे का पिता उससे प्यार नहीं करता। सर्जरी के बाद सुमान शीनिंग के पास बैठी होती है। नर्स ने उसे बताया है कि पेशेंट को कम से कम 1 महीने तक अच्छी तरह आराम करना होगा। ये सुनकर सुमान को शक होता है और वो पूछती है कि आखिर शीनिंग ने कौन सी सर्जरी करवाई है। शीनिंग इसे मामूली प्रोसीजर बताकर बात टालना चाहती है, लेकिन सुमान समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन करवाया है। सुमान के लिए सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये बच्चा हे जिंगझो का था और अब हमेशा के लिए जा चुका है। वो शीनिंग से सवाल करना चाहती है, लेकिन शीनिंग उसे कुछ न पूछने के लिए कहती है। वो इस दर्द को किसी डिबेट या लीगल स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। सुमान अपनी दोस्त की हालत देखकर उसे आराम करने देती है। वो कहती है कि वो वापस जाकर सेपरेशन से जुड़े सारे एविडेंस को और मजबूत करेगी ताकि डिवोर्स का प्रोसेस जितना हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ सके। इसके बाद वो शीनिंग को आराम करने के लिए छोड़कर चली जाती है। इसलिए वो उस मैसेज और उससे जुड़े कॉन्टैक्ट को अपनी जिंदगी से हटाने का फैसला करती है। इसके बाद शीनिंग अपने मैटरनल ग्रैंडफादर जियांग बोनियान से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि वो जिंगझो से अलग हो गई है। ग्रैंडफादर उसे देखकर खुश होते हैं कि उनकी निंगनिंग आखिर उनके पास वापस आई है। वो उसे बैठाते हैं और तुरंत पूछते हैं कि क्या उस बदमाश जिंगझो ने फिर उसे परेशान किया है। शीनिंग जिंगझो को दोष नहीं देती। वो कहती है कि ये उसका अपना डिसीजन था।
ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो हमेशा से अपनी माँ जैसी जिद्दी रही है। फिर वो पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा काम है जिसमें वो उसकी मदद कर सकते हैं। शीनिंग कहती है कि वो सब संभाल लेगी, लेकिन ग्रैंडफादर चाहते हैं कि वो जियांग फैमिली के घर लौट आए। उनके मुताबिक उस घर का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला है। वो जानते हैं कि शीनिंग जियांग फैमिली का सरनेम इस्तेमाल नहीं करना चाहती। वो उसके इस डिसीजन की इज्जत करते हैं, लेकिन साफ कहते हैं कि अगर किसी ने उसे परेशान किया तो उसका ग्रैंडफादर चुप नहीं बैठेगा। वो खुद पार्टी में जाने से मना कर देती है और कहती है कि हे, ग्रुप को बता दिया जाए कि स्टूडियो की बॉस बिजनेस ट्रिप पर है। मगर कर्मचारी उसे एक और जरूरी बात बताता है। इंडस्ट्री में खबर फैल रही है कि कोई WN स्टूडियो के फाउंडर की असली आइडेंटिटी पता करने की कोशिश कर रहा है। अभी इन्वेस्टिगेटर का नाम पता नहीं, लेकिन जानकारी हे ग्रुप से बाहर आई है। शीनिंग आदेश देती है कि इस मामले पर नजर रखी जाए। वो सोचती है कि हे ग्रुप में उसकी पहचान कौन खोज रहा है, यी या जिंगझो। उसने 3 सालों से सब कुछ बहुत सावधानी से छिपाया है। WN की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कई लेयर्स में सुरक्षित है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चेन फैंग का नाम है। फिर भी शीनिंग डरती नहीं। वो कहती है कि अगर उन्हें सच पता चल भी गया तो क्या होगा। शीनिंग तुरंत समझ जाती है कि यी उसे जबरदस्ती सबके सामने लाना चाहती है। सू मान पूछती है कि अब उसका प्लान क्या है और क्या वो यी के प्रेशर में आकर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगी। शीनिंग ऐसा नहीं करती। इसके बजाय वो सू मान को एक नया काम देती है। वो चाहती है कि यी ने विदेश में रहते हुए क्या क्या किया, इसकी पूरी जांच की जाए। ये इन्फॉर्मेशन केवल बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि डिवोर्स और उनके बीच चल रहे पूरे टकराव के लिए जरूरी है। कर्मचारी चिंता जताता है कि यी इस कनेक्शन की जांच कर रही है। अगर वो शीनिंग तक पहुंच गई तो वो इस जानकारी को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। मगर शीनिंग इसे बहुत बड़ा खतरा नहीं मानती। वो उल्टा पूछती है कि अगर WN स्टूडियो आज ही हे परिवार के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और कोऑपरेशन खत्म कर दे तो हे ग्रुप का क्या होगा। जवाब मिलता है कि कंपनी तुरंत बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। यूए चैंग रियल एस्टेट वाला कोऑपरेशन खत्म हो सकता है। बाद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए नए डिजाइनर्स खोजने पड़ेंगे। हे ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम 20 से 30% तक कम हो सकता है और शेयर्स 10 से 15% तक गिर सकते हैं। वो शीनिंग को याद दिलाती है कि उसने केवल फैमिली की बुजुर्ग महिला की इच्छा के कारण जिंगझो को उससे शादी करने दी थी। अब वो बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है, इसलिए सॉन्ग खुले तौर पर अपना फैसला बताती है। वो 3 मिलियन वाला बैंक कार्ड निकालती है और शीनिंग के सामने रख देती है। बदले में शीनिंग को कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पर साइन करके हे फैमिली से हमेशा के लिए संबंध खत्म करना होगा। शीनिंग मन में सोचती है कि सॉन्ग उसकी 3 साल की जिंदगी की कीमत सिर्फ 3 मिलियन लगा रही है। वो उसे याद दिलाती है कि डिवोर्स एग्रीमेंट में पहले ही लिखा है कि उसे हे फैमिली का एक पैसा भी नहीं चाहिए। सॉन्ग उल्टा पूछती है कि अगर उसे पैसा नहीं चाहिए तो आखिर चाहिए क्या। शीनिंग का जवाब फिर वही है, जिंगझो के सिग्नेचर्स। सॉन्ग को शक है कि शीनिंग बिना कुछ लिए इतनी जल्दी बाहर निकलना चाहती है, तो शायद उसका किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर है। शीनिंग कहती है कि ऐसे सवाल का जवाब उसे अपने बेटे से मांगना चाहिए। फिर वो पूछती है कि यी को हे फैमिली के घर में रहते कितने दिन हो गए, 5 या 6। सॉन्ग को ये सुनकर पता चलता है कि यी केवल गेस्ट रूम में नहीं बल्कि मास्टर बेडरूम में रह रही है। शीनिंग 3 मिलियन का कार्ड वापस कर देती है। वो कहती है कि जिंगझो डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दे तो वो कोई डिमांड नहीं करेगी, लेकिन अगर उसने इनकार किया तो शीनिंग उसे कोर्ट में स्यू करेगी। वो सॉन्ग से पूछती है कि मीडिया जब ये सवाल उठाएगी कि हे फैमिली की यंग मिस्ट्रेस डिवोर्स क्यों चाहती है, तब बदनामी किसकी होगी, उसकी या हे फैमिली की। सॉन्ग उसे जिद छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन शीनिंग रास्ता छोड़ने वाली नहीं है। सॉन्ग के जाने के बाद स्टूडियो के लोग उसके तेज गुस्से की बात करते हैं। तभी सुमान शीनिंग को बताती है कि यी के विदेश वाले बैकग्राउंड की जांच पूरी हो गई है। वो चाहती है कि शीनिंग तुरंत सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। जांच में पता चलता है कि यी 5 साल विदेश में जिस पढ़ाई का दावा करती रही वो असली नहीं थी। उसकी मास्टर्स डिग्री खरीदी गई थी। उसने खुद को एक फॉरेन डिजाइन कंपनी से जुड़ा दिखाया, लेकिन वहां रहते हुए उसने अपना कोई ओरिजिनल वर्क तैयार नहीं किया। उसके नाम पर मौजूद 3 बड़े अवार्ड्स की सच्चाई और भी खराब है। पहला डिजाइन शीनिंग की पुरानी टीम का था। दूसरा WN स्टूडियो के 2 साल पुराने बिडिंग प्रपोजल की कॉपी थी, जिसमें यी ने सिर्फ कलर्स और लेआउट बदलकर अपना नाम लगा दिया। तीसरा डिजाइन उस कॉन्सेप्ट पर आधारित था जिसे शीनिंग ने हे फैमिली में शादी करने से पहले बनाया था और जो 3 साल पहले एक छोटी डिजाइन मैगजीन में पब्लिश भी हो चुका था। शीनिंग समझ जाती है कि यी ने उसकी क्रिएशंस को एक बार नहीं बल्कि 3 बार चुराया। उसी परफेक्ट दिखने वाले नकली रिज्यूमे की मदद से वो हे ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट बन गई।
यानी वो सिर्फ शीनिंग का पति छीनने नहीं आई, बल्कि उसकी टैलेंट और पहचान भी चुराना चाहती है। शीनिंग पूछती है कि एविडेंस चेन पूरी है या नहीं। सुमान बताती है कि ओरिजिनल फाइल्स के टाइम स्टैम्प्स और पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स आपस में मैच करते हैं। सारे प्रूफ सुरक्षित रखे जा सकते हैं। शीनिंग उन्हें अभी पब्लिक नहीं करती। वो कहती है कि सब कुछ संभाल कर रखा जाए और यी को खुद बाहर आकर गलती करने दी जाए। सुमान कहती है कि इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद भी शीनिंग की शांति उसे डराती है। शीनिंग जवाब देती है कि ये शांति नहीं है। असल में 3 सालों से उसने जितनी बेइज्जती और दर्द अंदर दबा रखा था, उसे आखिर बाहर आने का रास्ता मिल गया है। हे ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से शीनिंग को फोन आता है। कॉलर अपना परिचय देता है और बताता है कि सोंग जिहुआ ने उसे अगले दिन दोपहर 3 बजे हे फैमिली के घर होने वाले फैमिली डिनर में बुलाया है। शीनिंग हैरान होती है कि घर छोड़ने के बाद भी उसे फैमिली डिनर में बुलाया जा रहा है। उसे तुरंत लगता है कि इसके पीछे कोई ट्रैप है। सुमान उसके साथ चलने की पेशकश करती है, लेकिन शीनिंग मना कर देती है। वो कहती है कि जब हे फैमिली घर के अंदर ही सारे अकाउंट सेटल करना चाहती है, तो वो भी एक ही बार में सब कुछ क्लियर कर देगी। अगले दिन वो हे फैमिली के घर पहुंचती है। वहां का स्टाफ उसे देखकर फिर यंग मैडम कहता है। शीनिंग तुरंत उसे सुधारती है और कहती है कि अब उसे इस नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है। उसका उस घर से रिश्ता खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। अंदर हे फैमिली के कई लोग शीनिंग का इंतजार कर रहे होते हैं। उसे बैठाकर पूछा जाता है कि आखिर जिंगझो के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो डिवोर्स चाहती है। फैमिली के लोग कहते हैं कि पति पत्नी के बीच डिसएग्रीमेंट्स होना सामान्य बात है। वे जिंगझो की अच्छी कंडीशंस, वेल्थ और स्टेटस की तारीफ करके शीनिंग को समझाने की कोशिश करते हैं। सॉन्ग साफ बताती है कि उसे किसी दूसरी बात के लिए नहीं बुलाया गया। जिंगझो डिवोर्स नहीं चाहता और फैमिली भी चाहती है कि शीनिंग अपना डिसीजन बदल दे। अगर जिंगझो सच में डिवोर्स के लिए तैयार है, तो वो सबके सामने साफ साफ कह सकता है। बाकी रिलेटिव्स शीनिंग को याद दिलाते हैं कि उसने 3 साल हे फैमिली में बिताए हैं और वहाँ उसे टॉप क्वालिटी खाना, कपड़े और बाकी सुविधाएं मिली। उनके हिसाब से इतना सब मिलने के बाद भी डिवोर्स मांगना उसकी गलती है। शीनिंग जिंगझो से पूछती है कि क्या उसने फैमिली को पूरा सच बताया है। क्या उसने ये भी बताया कि यी उनके बेडरूम में जाकर रहने लगी है। ये सुनकर रिलेटिव्स भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शीनिंग और जिंगझो का डिवोर्स अभी हुआ नहीं है। यी तुरंत सफाई देती है कि वो केवल गेस्ट रूम में टेम्पोरेरीली रह रही है। शीनिंग उसके झूठ का पूरा जवाब देती है। गेस्ट रूम दूसरी मंजिल की ईस्ट साइड में है, लेकिन यी के कॉस्मेटिक्स तीसरी मंजिल वाले मास्टर बेडरूम के सिंक पर रखे हैं और उसके कपड़े उसी बेडरूम के वॉक इन क्लोजेट में लटके हैं। घर की आंट लियू भी इसकी गवाही दे सकती है। यी कहती है कि उसे इन डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं पता। जिंगझो भी इसे डिवोर्स से अलग मैटर बताकर कहता है कि यी केवल टेम्पररी गेस्ट है, मगर शीनिंग सॉन्ग की असली मंशा समझ चुकी है। वो कहती है कि उसे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि पूरी फैमिली के सामने उस पर डिवोर्स छोड़ने का प्रेशर बनाया जा सके। फिर वो पूछती है कि आखिर फैमिली चाहती क्या है। क्या वो उसी घर में यी के साथ रहे या फिर खुद जगह खाली कर दे ताकि जिंगझो और यी आराम से रह सके। जिंगझो उसे बाहर चलकर प्राइवेटली बात करने को कहता है, लेकिन शीनिंग मना कर देती है। जो कुछ कहना है वो सबके सामने कहा जाएगा। 3 सालों में पहली बार जिंगझो उसके चेहरे पर वो पुरानी, सहनशील और दबकर रहने वाली एक्सप्रेशन नहीं देखता। शीनिंग पूरी तरह शांत है, लेकिन उसका डिसीजन नहीं हिल रहा। वो जिंगझो को चेतावनी देती है कि अगर उसने डिवोर्स को और खींचा तो अगले दिन कोर्ट में लॉसूट फाइल कर दिया जाएगा। सुमान कंप्लेंट तैयार कर चुकी है। उसमें रिलेशनशिप पूरी तरह टूटने, दोनों के अलग रहने और थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को ग्राउंड्स बनाया गया है। मिस शेन का नाम भी कंप्लेंट में साफ लिखा जाएगा। सॉन्ग या फैमिली का सदस्य गुस्से में कहता है कि शीनिंग प्यार से दी गई बात मानने से इनकार कर रही है, इसलिए उसे सजा वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। शीनिंग जवाब देती है कि पिछली बार भी उसे ऐसी ही धमकी दी गई थी, मगर इस बार सजा उसके सामने आ चुकी है और फैसला हे फैमिली को करना है। वो उन्हें सोचने के लिए 3 दिन देती है। अगर तीसरे दिन तक जिंगझो ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए, तो चौथे दिन सुबह डिवोर्स लॉसूट सीधे कोर्ट पहुंच जाएगा। समय पूरा होने पर सुमान शीनिंग को बताती है कि उसने उसी सुबह डिवोर्स लॉसूट कोर्ट में सबमिट कर दिया है। शीनिंग उसका धन्यवाद करती है। सुमान उसे पहले से तैयार रहने के लिए कहती है, क्योंकि दोपहर तक मामला बाहर फैल चुका है। ये न्यूज़ सुमान ने लीक नहीं की, बल्कि कोर्ट सिस्टम के अंदर मौजूद हे फैमिली के कॉन्टैक्ट से निकली है। ई ग्रुप के प्रेसिडेंट की शादी टूटने की खबर मार्केट तक पहुंचती है और कंपनी के शेयर्स 2% गिर जाते हैं। इन्वेस्टर्स सोशल मीडिया पर खबर देखने के बाद घबरा जाते हैं। कैपिटल मार्केट को कंपनी के अंदरूनी झगड़े और बॉस की प्राइवेट लाइफ स्कैंडल दोनों से डर लगता है, इसलिए डिवोर्स का असर बिजनेस पर भी दिखाई देने लगता है। जिंगझो शीनिंग से कांटेक्ट करके आरोप लगाता है कि वो उसे धमका रही है।
शीनिंग शांत रहकर कहती है कि वो केवल लीगल प्रोसेस फॉलो कर रही है। कोर्ट जाने का अधिकार उसे लॉ ने दिया है, इसलिए इसे थ्रेट नहीं कहा जा सकता। जिंगझो पूछता है कि क्या उसे समझ है कि उसके कदम की वजह से ही ग्रुप के शेयर्स गिर गए। शीनिंग जवाब देती है कि कंपनी का स्टॉक संभालना जिंगझो की प्रॉब्लम है, उसकी नहीं। वो उसे याद दिलाती है कि पिछले 3 सालों में उसने शीनिंग को अनगिनत बार इंतजार करवाया और हर बात पर बाद में बात करेंगे कहा। मगर अब शीनिंग इंतजार नहीं करेगी। जिंगझो के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो साफ और जल्दी से डिवोर्स पर साइन करे या फिर मामला खींचता रहे और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करे। जिंगझो कहता है कि शीनिंग बदल गई है। शीनिंग फिर वही जवाब देती है कि वो बदली नहीं है, उसने केवल प्रिटेंड करना बंद कर दिया है। शीनिंग से बात खत्म होने के बाद जिंगझो ऑफिस में बैठा उसी के शब्दों के बारे में सोच रहा होता है। तभी यी खाना लेकर आती है और कहती है कि सोंग जीहुआ ने उसके लिए भोजन भेजा है। वो जिंगझो की हालत देखकर समझ जाती है कि उसका ध्यान अभी भी शीनिंग पर है। यी कहती है कि शीनिंग सच में प्रिटेंड करना छोड़ चुकी है। शादी से पहले उसका स्वभाव ऐसा ही मजबूत था। इन 3 सालों में वो केवल इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए खुद को दबाकर रखती रही। मगर जिंगझो इस बात से पीछे हटने के बजाय अपने लॉयर अटॉर्नी फैंग को बुलाता है। वो उसे आदेश देता है कि वेन शीनिंग के डिवोर्स केस को किसी भी तरीके से जितना हो सके उतना खींचा जाए। वो साफ कहता है कि शीनिंग को डिवोर्स मिलने का सवाल ही नहीं उठता। वो उसे आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है, भले ही उसके लिए लॉ और कोर्ट के पूरे प्रोसेस को लंबा क्यों न करना पड़े। दूसरी तरफ WN स्टूडियो में शीनिंग के लिए एक बड़ी कामयाबी की खबर आती है। कर्मचारी उससे पूछता है कि क्या उसने यूएचैंगी रियल एस्टेट का ईमेल देख लिया है। उनका डिजाइन प्रपोजल अप्रूव हो चुका है और WN स्टूडियो ने 80 मिलियन की डिजाइन फीस वाला प्रोजेक्ट जीत लिया है। ये केवल एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यूएचैंग रियल एस्टेट के पार्टनर होने के कारण अगले 3 सालों तक ही ग्रुप के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के डिजाइन भी WN स्टूडियो की अप्रूवल के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी जिस कंपनी का प्रेसिडेंट अपनी पत्नी को एक मामूली औरत समझता रहा, उसकी कंपनी का आने वाला काम अब उसी पत्नी के स्टूडियो की मंजूरी पर निर्भर करेगा। कर्मचारी शीनिंग को बताता है कि यूएचैंगी के एग्जीक्यूटिव्स उसका डिज़ाइन देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरा प्लान उसी समय अप्रूव कर दिया और एक भी बदलाव की डिमांड नहीं की। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या WN की चीफ डिज़ाइनर अगले हफ्ते होने वाले इंडस्ट्री समिट में पर्सनली आ सकती है। इसके बाद कर्मचारी एक और बात बताता है। आज की मीटिंग में यी लगातार उसकी तरफ देख रही थी और बाद में WN स्टूडियो के बारे में लोगों से सवाल भी कर रही थी। उसे पूरा विश्वास है कि WN को जिंगझो के कनेक्शंस और ही ग्रुप के रिसोर्सेज की वजह से काम मिलता है। वो WN के पीछे मौजूद असली व्यक्ति को ढूंढ रही है। शीनिंग को उसकी गलतफहमी पर हैरानी होती है। पिछले 3 सालों से असल में WN ही कम कीमत पर अच्छे डिजाइन देकर ही ग्रुप को सपोर्ट करता आया है। ये फिर भी सोच रही है कि WN ही ग्रुप का फायदा उठा रहा है। शीनिंग जल्दबाजी नहीं करती, क्योंकि ये जितना गलत समझेगी, सच सामने आने पर उतना ही बड़ा झटका लगेगा। इसी बातचीत के बीच डिवोर्स का मामला भी सामने आता है। जिंगझो कोर्ट के बाहर मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है और अगले दिन शीनिंग को फॉर्मल मीडिएशन के लिए जाना होगा। अगले दिन दोनों पक्ष मीडिएशन टेबल पर आमने सामने बैठते हैं। जिंगझो की तरफ से अटॉर्नी फैंग और शीनिंग की तरफ से सूमान मौजूद होती है। जिंगझो की तरफ से प्रपोजल दिया जाता है कि दोनों लोग सेटलमेंट करके लॉसूट वापस ले लें और अपनी शादी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश करें। वो अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए 2 कंसेशंस देता है। पहला ये कि शेन यी को तुरंत ही फैमिली विला से बाहर भेज दिया जाएगा। दूसरा ये कि 1 महीने के अंदर जिंगझो शीनिंग के साथ कपल ट्रिप अरेंज करेगा। शीनिंग को ये ऑफर सुनकर केवल 3 साल पुरानी बातें याद आती हैं। उसने शादी के दौरान कई बार जिंगझो के सामने साथ घूमने जाने की इच्छा रखी थी, लेकिन हर बार उसने कोई बहाना बनाकर बात टाल दी। अब जब वो डिवोर्स चाहती है, तभी उसे अचानक कपल ट्रिप का ख्याल आ गया है। इसलिए सूमान उसकी तरफ से साफ कह देती है कि उसकी क्लाइंट सेटलमेंट स्वीकार नहीं करेगी और डिवोर्स लेने का डिसीजन नहीं बदलेगा। अटॉर्नी फैंग दावा करता है कि इस बार जिंगझो सच में सीरियस है। इसके जवाब में सूमान अपने एविडेंस सामने रखती है। उसके पास उस रात के रिकॉर्ड्स हैं जब शीनिंग के घर छोड़ते ही एक थर्ड पार्टी मास्टर बेडरूम में रहने चली गई थी। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से मिले व्हीकल एंट्री रिकॉर्ड्स और सर्वेलेंस स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं। इसके साथ सूमान शीनिंग के मैरिज पीरियड के मेडिकल रिकॉर्ड्स भी निकालती है। शीनिंग तुरंत उसे नाम लेकर रोकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि प्रेगनेंसी और अबॉर्शन को बार्गेनिंग टूल बनाया जाए। सूमान भी आगे डिटेल में जाए बिना केवल इतना दोहराती है कि उसकी क्लाइंट डिवोर्स पर कायम है और जिंगझो की तरफ से 15 दिनों के अंदर फॉर्मल रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए।
मीडिएशन खत्म होने के बाद जिंगझो मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में पूछता है। शीनिंग कहती है कि उनका उससे कोई संबंध नहीं है। जिंगझो जवाब देता है कि दोनों का डिवोर्स अभी नहीं हुआ और पति होने के नाते उसे अपनी पत्नी की हेल्थ कंडीशन जानने का अधिकार है। मगर शीनिंग केवल इतना कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मीडिएशन के तुरंत बाद जिंगझो हे यान को फोन करता है। उसकी आवाज़ से साफ है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स देखकर उसके मन में शक पैदा हो गया है। वो हे यान को उसी रात अपने घर आने के लिए कहता है क्योंकि उसे उससे कुछ ज़रूरी सवाल पूछने हैं। उधर मीडिएशन से बाहर आने के बाद सुमान शीनिंग से पूछती है कि उसने मेडिकल रिकॉर्ड सामने रखने से उसे क्यों रोक दिया। सुमान जानती है कि हे यान को प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के बारे में सब पता है, लेकिन जिंगझो अभी भी कुछ नहीं जानता। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल है कि एक आदमी को ये तक नहीं पता था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, फिर उसकी पत्नी ने अबॉर्शन करवा लिया और उसे उसकी भी खबर नहीं हुई। सुमान के मुताबिक ऐसा हस्बैंड बेहद बेरहम और लापरवाह है। वो मानती है कि अगर ये बात पब्लिक हो जाए तो जिंगझो के खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ सकता है। सुमान साफ कहती है कि बच्चा डिवोर्स केस में सबसे पावरफुल बार्गेनिंग चिप बन सकता है। प्रेगनेंसी और अबॉर्शन की सच्चाई जिंगझो की पब्लिक इमेज पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। मगर शीनिंग तुरंत कहती है कि वो बच्चा कोई बार्गेनिंग चिप नहीं था, वो सिर्फ साफ डिवोर्स चाहती है। अपने बच्चे की मौत के बदले फ्रीडम खरीदना या अपने दर्दनाक सीक्रेट के बदले कोई कंडीशन मनवाना उसे मंजूर नहीं। अगर जिंगझो साइन नहीं करता तो वो कानून के अनुसार 2 साल की सेपरेशन पूरी होने का इंतजार कर लेगी। उसे देर मंजूर है, लेकिन बच्चे के नाम का इस्तेमाल मंजूर नहीं। सुमान आखिर उसकी बात समझ जाती है। वो लीगल केस छोड़कर दोस्त की तरह पूछती है कि उसकी हेल्थ अब कैसी है और क्या वो ठीक हो रही है। शीनिंग इस भारी बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। वो कहती है कि उसे भूख लगी है और पास वाले नूडल शॉप में खाना खाना है। सुमान उसे ट्रीट देने की बात करती है और दोनों वहां जाने लगती हैं। रास्ते में एक आदमी शीनिंग को रोककर अपना परिचय देता है। उसका नाम झो काई है और वो अर्बन डिजाइन मैगजीन का रिपोर्टर है। वो बताता है कि उसकी मैगजीन WN स्टूडियो पर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर रही है और स्टूडियो के फाउंडर का इंटरव्यू लेना चाहती है। वो शीनिंग से पूछता है कि क्या वो WN के फाउंडर से कांटेक्ट करवाने में मदद कर सकती है। शीनिंग उससे उल्टा पूछती है कि उसने उसे कैसे खोजा। रिपोर्टर बताता है कि किसी ने क्लू दिया था कि शीनिंग शायद WN स्टूडियो के फाउंडर की असली आइडेंटिटी जानती है। अगर फाउंडर सामने आने के लिए तैयार हो जाए तो मैगजीन एक्सक्लूसिव कोऑपरेशन के बदले 1 मिलियन देने को भी तैयार है। शीनिंग शांत रहकर कहती है कि वो WN के किसी फाउंडर को नहीं जानती और रिपोर्टर गलत व्यक्ति के पास आया है। वो वहां से चली जाती है, लेकिन सुमान समझ जाती है कि मामला इतना साधारण नहीं है। कोई जानबूझकर मीडिया को शीनिंग तक पहुंचा रहा है। दोनों अंदाजा लगाती हैं कि ये काम यी का है। रिव्यू मीटिंग में उसे WN की आइडेंटिटी का पता नहीं चला, इसलिए उसने मीडिया प्रेशर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो चाहती है कि लगातार उठते सवालों के कारण WN का असली ओनर खुद सामने आने के लिए मजबूर हो जाए। सुमान पूछती है कि शीनिंग किस चीज का इंतजार कर रही है। शीनिंग कहती है कि उसे केवल एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। अब लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी उसकी उम्मीद से भी जल्दी आने वाली है। जल्द ही इंटरनेट पर WN स्टूडियो के खिलाफ खबरें फैलने लगती हैं। कहा जाता है कि स्टूडियो के फाउंडर की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री है और शायद WN ने दूसरों के डिजाइन्स कॉपी किए हैं। आरोपों का इशारा साफ तौर पर प्लेजरिज्म की तरफ है। स्टूडियो के कर्मचारी परेशान होकर शीनिंग से पूछते हैं कि क्या उन्हें तुरंत कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। शीनिंग मना कर देती है और कहती है कि लोगों को फिलहाल बोलने दिया जाए। चेन फैंग चिंता जताता है, लेकिन शीनिंग उसे भरोसा रखने और इंतजार करने के लिए कहती है। उधर सुमान की इन्वेस्टिगेशन में यी के फेक बैकग्राउंड से जुड़ी और भी गहरी जानकारी सामने आती है। जिस लुमिना स्टूडियो के साथ यी ने विदेश में काम करने का दावा किया था, वो कंपनी पिछले साल डीरजिस्टर हो चुकी है। उस कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव झाओ मिंगहुई नाम का आदमी था, जो पहले ही ग्रुप के प्रेसिडेंट के लिए काम करता था और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा था। वो आदमी अब नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे अरेंजमेंट का अथॉरिटी सामान्य एम्प्लॉय के पास नहीं हो सकता था। सुमान के मुताबिक जिंगझो के अलावा किसी और के पास इतना कंट्रोल नहीं था। इसका मतलब ये निकलता है कि जिंगझो ने विदेश में एक शेल कंपनी तैयार करवाई ताकि यी को फेक वर्क और फेक रिज्यूम के सहारे एक इम्प्रेसिव इमेज दी जा सके और वापस चाइना आने पर उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सके। ये सुनकर शीनिंग को एक और कड़वी सच्चाई समझ आती है। 3 साल पहले जिस दिन उसने जिंगझो से शादी की थी, उसी समय से वो किसी दूसरी औरत के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। अब शीनिंग के हाथ में उसके खिलाफ पहले से ज्यादा कार्ड्स आ चुके हैं, लेकिन वो अभी भी सही समय से पहले कोई कार्ड खोलना नहीं चाहती। वलियन और यी के कॉपीराइट डिस्प्यूट की खबर फैलने के बाद रिपोर्टर्स जिंगझो को घेर लेते हैं। वे पूछते हैं कि ही ग्रुप के पुराने बिजनेस पार्टनर WN स्टूडियो और वाइस प्रेसिडेंट शेन यी के बीच चल रहे आरोपों पर उसकी क्या राय है। जिंगझो कहता है कि कॉपीराइट के मामले में सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी।
रिपोर्टर उससे पूछता है कि WN स्टूडियो का फाउंडर अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से लगातार इनकार कर रहा है, तो क्या उसे ये सामान्य लगता है? जिंगझो जवाब देता है कि बिजनेस वर्ल्ड में हर व्यक्ति के अपने चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और हॉनेस्टी किसी भी कोऑपरेशन की फाउंडेशन होती है। अगर कोई मामला पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो उससे जुड़े लोगों को पब्लिक एग्जामिनेशन स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद वो खुलकर यी का पक्ष लेता है। वो दावा करता है कि यी के सारे वर्क्स लीगल सोर्सेज से आए हैं। ही ग्रुप मैलिशियस डिफेमेशन फैलाने वालों के खिलाफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी परस्यू करने का अधिकार रखता है। शीनिंग उसका इंटरव्यू देखती है। ही ग्रुप के PR डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट जिंगझो के सिग्नेचर के साथ जारी हुआ है। उसके लिए इसका मतलब साफ है, जिंगझो अपनी कंपनी की पावर इस्तेमाल करके यी को सपोर्ट कर रहा है। वो मानता है कि WN का फाउंडर इसलिए छिप रहा है क्योंकि उसने प्लेजरिज्म किया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि जिस हिडन व्यक्ति पर वो शक कर रहा है वो उसकी अपनी पत्नी है। 3 सालों से शीनिंग अपनी असली पहचान छिपाकर उसके साथ रहती आई है, मगर उसने उसे जानने की कोशिश तक नहीं की। वालियन स्टूडियो के कर्मचारी भी जिंगझो का इंटरव्यू देखकर नाराज होते हैं। वे कहते हैं कि ही ग्रुप एक तरफ कम कीमत पर WN से डिजाइन वर्क करवाता है और दूसरी तरफ अपनी वाइस प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उसी स्टूडियो को नीचे गिरा रहा है। शीनिंग फिर भी उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। वो उस इंडस्ट्री फोरम के बारे में पूछती है जिसके लिए यूए चैंग रियल एस्टेट ने WN की चीफ डिजाइनर को इन्वाइट किया था। उसे बताया जाता है कि फोरम का थीम ओरिजिनल डिजाइन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है। ये सुनते ही शीनिंग कहती है कि इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता। वो यूए चैंग रियल एस्टेट के चेयरमैन झाओ को मैसेज भेजती है। उसमें लिखती है कि WN स्टूडियो की फाउंडर अगले हफ्ते के फोरम में पर्सनली उपस्थित होने और कीनोट स्पीच देने के लिए तैयार है। चेयरमैन झाओ ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। ववियन की मिस्टीरियस बॉस पहली बार पब्लिक के सामने आने वाली है, इसलिए वो सबसे बड़ा वेन्यू अरेंज करने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि इस बार इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े लोग वहां मौजूद होंगे। शीनिंग उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती है कि ही ग्रुप के प्रेसिडेंट हे जिंगझो और वाइस प्रेसिडेंट शेन यी का नाम भी गेस्ट लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। चेयरमैन झाओ तुरंत मान जाते हैं क्योंकि ही ग्रुप पहले से उनके पार्टनर्स में शामिल है। कॉल खत्म होने के बाद शीनिंग तय करती है कि महीने के अंत से 10 दिन पहले उसके सभी कार्ड्स एक साथ पलटे जाएंगे। इसी वजह से उसने जिंगझो और यी को भी फोरम में बुलाया है। कुछ समय बाद जिंगझो फिर शीनिंग के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। शीनिंग हैरान है कि उसे इस जगह का पता कैसे चला और क्या उसने अंदर आने के लिए ही फैमिली के कनेक्शंस इस्तेमाल किए। जिंगझो भी पूछता है कि क्या वो इतने समय से इसी अपार्टमेंट में रह रही थी। शीनिंग कहती है कि वो उसकी सोच से भी ज्यादा समय से इस जगह की ओनर है। जिंगझो कहता है कि इस बार वो डिवोर्स पर बात करने नहीं आया। जब शीनिंग असली वजह पूछती है तो वो बताता है कि हे यान ने उसे सब कुछ बता दिया है। अब उसे पता चल चुका है कि शीनिंग 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन करवा लिया। वो दर्द और गुस्से में पूछता है कि शीनिंग ने उसे बताया क्यों नहीं। वो बच्चा उसका भी था, इसलिए इतना बड़ा डिसीजन अकेले लेने का अधिकार उसे कैसे था। शीनिंग जवाब देती है कि बच्चा केवल उसका नहीं, शीनिंग का भी था। फिर वो जिंगझो से पूछती है कि जिस रात उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला उस रात वो कहाँ था। जिंगझो शेन यी की वेलकम पार्टी में था और रात 2-3 बजे तक शराब पी रहा था। जिस दिन शीनिंग हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गई उस दिन वो ऑफिस में यी के साथ क्लोज डोर मीटिंग कर रहा था। जिस दिन शीनिंग ने अबॉर्शन का फाइनल डिसीजन लिया उस दिन जिंगझो ने केवल मैसेज दिया था कि उसका सोशल एंगेजमेंट है और वो घर नहीं आएगा। शीनिंग अकेली चेकअप करवाने गई। उसने अकेले बच्चे की हार्ट बीट सुनी, अकेले अबॉर्शन का डिसीजन लिया और फिर अकेले उस ठंडी ऑपरेशन टेबल पर लेटी। शुरुआत से अंत तक जिंगझो कहीं नहीं था। जिंगझो फिर भी कहता है कि शीनिंग ने उसे बताया ही नहीं तो वो वहाँ कैसे पहुँचता। शीनिंग पूछती है कि अगर वो सच में बताती तो क्या वो आता। 3 सालों में उसने उससे कितनी बार बात करनी चाहिए और जिंगझो ने कितनी बार ध्यान से सुना। उसे ये तक नहीं पता कि शीनिंग कितनी रात सोफा पर उसका इंतजार करते करते सो गई। पहली बार जिंगझो उसे केवल शीनिंग कहकर पुकारता है। 3 सालों तक उसके मुंह से हमेशा पूरा नाम वेन शीनिंग निकलता था, जिसमें हस्बैंड वाइफ वाली नजदीकी की जगह फॉर्मल दूरी होती थी। आज वो उसे प्यार से बुला रहा है, मगर शीनिंग समझती है कि ये बदलाव भी उसके लिए नहीं बल्कि खो चुके बच्चे के लिए आया है। वो कहती है कि जिंगझो का दिल उस बच्चे के लिए दुख रहा है, अपनी पत्नी के लिए नहीं। वो उसे वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन जिंगझो पुराने अच्छे मेमोरीज का सहारा लेने लगता है। वो याद दिलाता है कि शादी से पहले वो उसके अवार्ड सेरेमोनीज में जाती थी और शादी के शुरू में उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाकर ऑफिस लाती थी। शीनिंग पूछती है कि इन बातों के अलावा उनके पास और कौन सी अच्छी मेमोरी है। अवार्ड सेरेमोनी में उसे साथ ले जाने का कारण प्यार नहीं था। जिंगझो बस लोगों को अपनी खूबसूरत और टैलेंटेड पत्नी दिखाना चाहता था। उसके लिए शीनिंग एक ट्रॉफी थी।
ट्रॉफी मिल जाने के बाद उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। जब शीनिंग उसके लिए खाना लाती तो उसे भूख नहीं होती। जब वो ट्रैवल की बात करती तो उसके पास समय नहीं होता। शीनिंग कुछ भी कहती तो उसका जवाब हमेशा बाद में होता। उसने शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद अपनी पत्नी को भूल गया। जिंगझो पहली बार मानता है कि उसने उसे इग्नोर किया, उसे दुख पहुंचाया और वो गलत था। वो शीनिंग से एक और चांस मांगता है, मगर शीनिंग कहती है कि 3 साल पहले उसके पास अनगिनत चांसेस थे, अब उसके पास एक भी चांस नहीं बचा। जिंगझो के चले जाने के बाद शीनिंग खुद को समझाती है कि उसका दिल नरम नहीं पड़ रहा। सच ये है कि वो बहुत थक चुकी है। किसी एक इंसान पर 3 साल तक अपनी सारी फीलिंग्स और एनर्जी लगाने के बाद अचानक सब कुछ काट देना आसान नहीं होता। फिर भी उसे ऐसा करना ही होगा। अगर इस समय वो कमजोर पड़ गई तो भविष्य में भी वही पुरानी जिंदगी उसका इंतजार करेगी। उम्मीद करना, पीछे लौटना और बार बार उसी डिसअपॉइंटमेंट को सहना। इसलिए दर्द होने के बावजूद वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटती। जिंगझो हेयान से दोबारा बात करता है। वो पूछता है कि शीनिंग की हेल्थ अब कैसी है, क्योंकि 5 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हेयान कहता है कि अगर उसे सच में चिंता है तो उसे शीनिंग से खुद पूछना चाहिए। जिंगझो कहता है कि वो पूछना चाहता है, लेकिन शीनिंग उसे अपने पास आने ही नहीं देती। हेयान को वे पुराने दिन याद आते हैं जब वो और शीनिंग बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। दोनों साथ खाना खाते, शॉपिंग करते और एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। मगर जिंगझो के शीनिंग को पसंद करके उसके पीछे पड़ने के बाद सिचुएशन बदल गई। अब हेयान को शीनिंग का सामना करने में भी शर्म महसूस होती है। जिंगझो उससे पूछता है कि आखिर शीनिंग ने उसमें ऐसा क्या देखा था। हेयान को हैरानी होती है कि 3 साल तक उसके साथ शादी में रहने के बाद भी वो ये बात नहीं समझा। वो जिंगझो को याद दिलाता है कि शीनिंग के पेरेंट्स बहुत पहले गुजर गए थे और वो सालों से अकेले रह रही थी। एक बार जब वो उनके घर आई तो जिंगझो ने उसके लिए सिर्फ एक ग्लास पानी डाला था। शीनिंग ने कहा था कि उसे देखकर अपने पिता की याद आ गई, जो उसकी माँ के लिए पानी लाया करते थे। उस छोटे से जेस्चर ने उसे उनके घर में फैमिली वाली वार्मथ महसूस करवाई थी। हेयान कहता है कि शीनिंग की प्यार की जरूरत इतनी सरल थी, लेकिन जिंगझो उसे भी समझ नहीं पाया। ये सुनने के बाद भी जिंगझो के अंदर एरोगेंस बाकी है। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो वो शीनिंग को फिर से परस्यू करेगा। इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं जिसे वो हे जिंगझो जीत न सके। उसी समय यी जिंगझो को फोन करती है। वो बताती है कि वो अगले दिन होने वाली इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी स्पीच तैयार कर रही है और चाहती है कि जिंगझो उसके पास आकर उसे चेक कर दे। मगर जिंगझो का ध्यान यी की स्पीच से ज्यादा शीनिंग पर है। उसने शीनिंग की सोशल मीडिया पोस्ट देखी है जिसमें लिखा है कि वो अगले दिन यूएचएंगी रियल एस्टेट जा रही है। उसे नहीं पता कि शीनिंग वहाँ किस पहचान से आने वाली है, लेकिन उसके वहाँ होने की बात उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है। इंडस्ट्री फोरम के दिन कई प्रोफेशनल्स WN स्टूडियो को लेकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि पिछले कुछ सालों में WN ने जितने प्रोजेक्ट्स किए वे इंडस्ट्री बेंचमार्क्स बने हैं। इतने एस्टैब्लिश स्टूडियो पर किसी नई डिजाइनर का काम कॉपी करने का आरोप आसानी से विश्वास करने लायक नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि अभी तय नहीं है कि असली कॉपी किसने की। सबकी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी WN की मिस्टीरियस फाउंडर को लेकर है। कई सालों से इंडस्ट्री इस व्यक्ति की बातें सुनती आई है, लेकिन किसी ने उसे सामने नहीं देखा। आज पहली बार सभी को उस बड़े डिजाइनर से पर्सनली मिलने का मौका मिलने वाला है। ये कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसके सारे वर्क्स वेरीफाई किए जा सकते हैं और वो फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है। ही ग्रुप भी पब्लिक रूप से कहता है कि उसे अपनी टीम और वाइस प्रेसिडेंट शेन की एबिलिटी तथा कैरेक्टर पर पूरा विश्वास है। अगर डुएन स्टूडियो अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाया तो उसे ही ग्रुप से जल्द माफी मांगनी होगी। शीनिंग उनकी बातें सुनती है और मन ही मन जानती है कि आज उन्हें निराश होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को वे डर कर छिपा हुआ समझ रहे हैं वो उसी वेन्यू में मौजूद है। शीनिंग अभी ड्रेसिंग रूम में होती है। स्टूडियो का कर्मचारी उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या वो सच में ठीक 2 बजे स्टेज पर जाने वाली है। शीनिंग अपना डिसीजन नहीं बदलती। बाहर होस्ट ऑडियंस को धन्यवाद देता है और फोरम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की अनाउंसमेंट करता है। वो बताता है कि WN स्टूडियो की फाउंडर पहली बार पब्लिक स्पीच देने वाली है। पूरे हॉल की नजर एंट्रेंस पर टिक जाती है और फाउंडर को स्टेज पर बुलाया जाता है। जैसे ही शीनिंग स्टेज पर आती है ऑडियंस में हैरानी फैल जाती है। लोग उसे पहचान लेते हैं। ये तो हे जिंगझो की पत्नी है। जिस औरत को सब एक बैकग्राउंडलेस हाउसवाइफ समझते थे वही WN स्टूडियो की बॉस निकलती है। शीनिंग माइक्रोफोन के सामने अपना परिचय देती है। वो कहती है कि उसका नाम वेन शीनिंग है और वो WN स्टूडियो की फाउंडर है।
आज का टॉपिक ओरिजिनल डिज़ाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, इसलिए वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा कन्विंसिंग कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकती। वो स्क्रीन पर एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन दिखाती है जिसे उसने 3 साल पहले तैयार किया था और न्यू डिज़ाइन मैगजीन के 47वें इशू में पब्लिश करवाया था। फिर वो एक विदेश से लौटी डिज़ाइनर के अवार्ड विनिंग वर्क को सामने रखती है। वो वर्क जून 2021 में पब्लिश हुआ था, यानी शीनिंग के ओरिजिनल डिज़ाइन के पूरे 1 साल और 3 महीने बाद। इसके बाद वो WN स्टूडियो की वेरिफिकेशन सिस्टम समझाती है। स्टूडियो के हर वर्क के साथ ब्लॉकचेन एविडेंस मौजूद है, उसका टाइम स्टैम्प बदला नहीं जा सकता और डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए किस डिज़ाइन का ओरिजिनल वर्जन कब बना था, इसका साफ प्रूफ अवेलेबल है। शीनिंग फिर उस फॉरेन डिज़ाइन कंपनी की डिटेल्स दिखाती है जिसके रिज्यूमे पर यी ने अपना करियर बनाया। कंपनी की रजिस्ट्रेशन ही फैमिली के नाम से जुड़ी है और उसका रजिस्टर्ड कैपिटल केवल $10,000 था। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास डिज़ाइन का कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं था। कंपनी केवल 2 साल चली और फिर डेरजिस्टर हो गई। उसका असली काम किसी एक व्यक्ति के लिए परफेक्ट फॉरेन रिज्यूमे तैयार करना था। ये घबरा जाती है और सोचती है कि शीनिंग इन रिकॉर्ड्स तक कैसे पहुंची, मगर शीनिंग ने अपनी पूरी स्पीच में यी का नाम तक नहीं लिया। उसे नाम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ जाता है कि एविडेंस किसके बारे में है। आखिर में शीनिंग WN स्टूडियो का पूरा रिकॉर्ड सामने रखती है। 5 सालों में स्टूडियो ने 127 प्रोजेक्ट्स पूरे किए और कुल 360 मिलियन की डिजाइन रेवेन्यू कमाई। हर प्रोजेक्ट की ओरिजिनल फाइल्स और कॉपीराइट सर्टिफिकेट्स फोरम के पब्लिक डेटाबेस में अपलोड कर दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उन्हें चेक और वेरीफाई कर सकता है। इतने सारे डॉक्यूमेंट सामने रखने के बाद शीनिंग कहती है कि प्लेजरिज्म के आरोप पर यही WN स्टूडियो का जवाब है। फिर वो ऑडियंस को धन्यवाद देकर अपनी स्पीच खत्म करती है। स्पीच खत्म होते ही रिपोर्टर्स यी और जिंगझो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे यी से पूछते हैं कि WN के एविडेंस के अनुसार उसकी फॉरेन कंपनी केवल एक शेल कंपनी थी, तो अब वो अपने तथाकथित वेरीफाइबल वर्क्स को कैसे एक्सप्लेन करेगी। सीन 46 स्पीच खत्म होते ही रिपोर्टर्स यी और जिंगझो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे यी से पूछते हैं कि WN के एविडेंस के अनुसार उसकी फॉरेन कंपनी केवल एक शेल कंपनी थी, तो अब वो अपने तथाकथित वेरीफाइबल वर्क्स को कैसे एक्सप्लेन करेगी। एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या फेक कंपनी के रिज्यूमे से बिडिंग करना और फिर WEN पर प्लेजरिज्म का आरोप लगाना उसका अपना प्लान था। दूसरा रिपोर्टर जिंगझो से सवाल करता है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन ही फैमिली के नाम से जुड़ी है, तो क्या उसे स्पेशली यी के लिए बनाया गया था। वे दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप पर भी सवाल उठाते हैं। रिपोर्टर्स जिंगझो को उसके पुराने स्टेटमेंट की याद दिलाते हैं। उसने पब्लिक के सामने कहा था कि उसे यी और अपनी टीम पर भरोसा है। अब एविडेंस सामने आ चुका है, तो क्या वो अब भी अपनी बात पर कायम है। क्या WN को अभी भी ही ग्रुप से माफी मांगनी चाहिए। शीनिंग पहली बार जिंगझो के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखती है। वो न केवल गुस्सा है और न सिर्फ शॉक्ड। उसे बहुत देर से समझ आया है कि जिस औरत को वो मामूली समझकर इग्नोर करता रहा, वो असल में बेहद वैल्यूएबल थी। उसके हाथ में एक प्राइसलेस डायमंड था, लेकिन उसने उसे साधारण कांच के टुकड़े की तरह ट्रीट किया। सबके सामने शीनिंग एक और बड़ा अनाउंसमेंट करती है। इसी महीने से WN स्टूडियो ही ग्रुप के साथ अपना हर तरह का कोऑपरेशन खत्म कर देगा। शीनिंग के आइडेंटिटी रिवील की खबर न्यूज चैनल्स पर फैल जाती है। बताया जाता है कि WN स्टूडियो की फाउंडर असल में ही ग्रुप के CEO की वही पत्नी है जिसके साथ उसकी 3 साल से सीक्रेट मैरिज थी। ही ग्रुप के ऑफिस में स्टाफ जिंगझो को बताता है कि कंपनी के शेयर्स 4 पॉइंट्स और गिर चुके हैं। बोर्ड जल्द से जल्द सोल्यूशन मांग रहा है और अगले दिन इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग भी होने वाली है। तभी यी घबराकर उसके पास आती है। बाहर रूमर्स हैं कि जिंगझो उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाने वाला है। वो अपनी गलती मानती है और कहती है कि आर्टवर्क्स वाले मामले में उसने एक पल की बेवकूफ़ी की थी। उसने ये सब केवल इसलिए किया ताकि जिंगझो उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। वो उसे पुरानी बात याद दिलाती है कि कभी उसके फैमिली ने ही फैमिली का डेट अपने ऊपर लिया था और इसी वजह से उनका अपना परिवार बैंकरप्ट हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जिंगझो के बराबर खड़ी होने वाली औरत वही होती। ये कहती है कि बचपन में उसने भोलेपन में कहा था कि बड़ी होकर मिसेस हे बनेगी। बाद में जब जिंगझो ने शीनिंग से शादी कर ली तब भी उसने कोई हंगामा नहीं किया। चाइना लौटने के बाद भी उसका इरादा कुछ छीनना नहीं था। वो केवल जिंगझो के पास रहना चाहती थी। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या कहते हैं, लेकिन वो जानना चाहती है कि क्या जिंगझो भी उसे अपने से दूर कर देगा। जिंगझो कहता है कि उसे यी के फैमिली के साथ हुई पुरानी घटना हमेशा याद थी। इसी वजह से उसके लौटते ही उसने उसे सीनियर पोजीशन दी और उसके कहने पर विला में भी रहने दिया। लेकिन आज का मामला अलग है। उसके वर्क और रिज्यूमे में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। फॉरेन कंपनी की रजिस्ट्रेशन ही फैमिली के नाम पर है और ये डिटेल्स बोर्ड तथा मीडिया दोनों देख चुके हैं।
वो कहता है कि यी को हटाना अब उसकी पर्सनल इच्छा नहीं बल्कि मजबूरी है। अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो अगले दिन बोर्ड यी से पहले उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से निकाल देगा। यी रोते हुए कहती है कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, न फैमिली, न फ्रेंड्स और न जाने के लिए कोई जगह। वो जिंगझोउ से कम विला से बाहर न निकालने की विनती करती है। जिंगझोउ उसे कंपनी की पोजीशन से हटाने का डिसीजन लेता है, लेकिन घर में रहने देता है। जिंगझोउ की अनुमति मिलने के बाद यी मन ही मन खुश होती है। उसे लगता है कि चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, जिंगझोउ के दिल में अभी भी उसके लिए केयर बाकी है। वो शीनिंग के बारे में सोचकर खुद को भरोसा दिलाती है कि केवल सक्सेसफुल बन जाने से कुछ नहीं होगा। शीनिंग WAN की फाउंडर जरूर बन गई है, लेकिन यी के मुताबिक वो जिंगझोउ को उससे नहीं छीन सकती। इसी दौरान जिंगझोउ रियन स्टूडियो पहुंचता है। रिसेप्शन पर उसे रोक दिया जाता है और बताया जाता है कि प्रेसिडेंट वेन से मिलने के लिए आउटसाइडर्स को पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जिंगझोउ कहता है कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट फिर भी शीनिंग का रूल नहीं तोड़ती। इंतजार करते हुए जिंगझोउ वहाँ के एम्प्लॉयज की बातें सुनता है। वे चर्चा कर रहे हैं कि ही ग्रुप ने यी को फेक रिज्यूमे की वजह से वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया है। मगर एम्प्लॉयज को लगता है कि इतना एक्शन काफी नहीं है, क्योंकि यी ने उनकी बॉस के कई डिजाइन चुराए थे। वे उस दिन को याद करते हैं जब जिंगझोउ ने मीडिया के सामने यी का सपोर्ट किया और WN स्टूडियो से माफी मांगने तक को कहा था। उन्हें ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि प्रेसिडेंट वेन उसके साथ 3 साल तक शादी में रही, लेकिन जिंगझोउ को ये तक पता नहीं चला कि वही WN की बॉस है। एम्प्लॉयज सवाल करते हैं कि ऐसा आदमी हस्बैंड कैसे हो सकता है, उसने कभी अपनी पत्नी की परवाह ही नहीं की। उनमें से एक कहता है कि जिंगझोउ को शायद ये भी नहीं पता होगा कि उनकी बॉस ने सुबह ब्रेकफास्ट किया है या नहीं। उनकी बातें सुनकर जिंगझोउ पहली बार बिना कोई बहाना बनाए स्वीकार करता है कि उसने शीनिंग को सच में बहुत नेग्लेक्ट किया है। अगली बार जिंगझोउ शीनिंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। वो पूछता है कि उसने अभी तक कुछ खाया तो नहीं है और उसके सामने खाना रख देता है। शीनिंग केवल धन्यवाद कहकर उसे एक तरफ रखने के लिए बोलती है। जिंगझोउ बताता है कि वो खास उसी जगह से फूड और आधी स्वीट लाटे लेकर आया है जो शीनिंग को पहले बहुत पसंद थी। उसे उम्मीद है कि कम से कम उसने उसकी पसंद सही याद रखी है। मगर शीनिंग कहती है कि समय के साथ लोगों की पसंद बदल जाती है और अब उसे ये चीजें पसंद नहीं है। इसके बाद वो जिंगझोउ से सीधे उसके आने की वजह पूछती है। शीनिंग उससे सीधे आने की वजह पूछती है। जिंगझोउ चाहता है कि वो एक बार उसके साथ वापस घर चले, वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। शीनिंग कहती है कि जब उसने वो घर छोड़ा था तब अपनी हर चीज साथ ले आई थी। वहाँ अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे वो चेरिश करना चाहे। जिंगझोउ फिर भी रिक्वेस्ट करता है कि वो केवल एक बार चले। अगर सब कुछ देखने के बाद भी उसका डिसीजन नहीं बदला तो वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिंगझोउ शीनिंग को वापस ले जाकर उनकी शादी की पुरानी फोटोग्राफ्स दिखाता है। उसने आखिर वे सारी वेडिंग फोटोज प्रिंट करवा ली हैं जिन्हें शीनिंग कभी घर में लगाना चाहती थी। वो याद दिलाता है कि शादी के समय दोनों ने कितनी सारी पिक्चर्स ली थी। शीनिंग ने उससे पूछा भी था कि क्या कुछ फोटोज बड़े साइज में प्रिंट करवाकर घर में लगाई जाए। उस समय जिंगझोउ का जवाब हमेशा की तरह यही था कि बाद में देखेंगे। अब डिवोर्स सामने आने पर उसने वे सारी फोटोज निकलवा ली हैं। वो एक फोटोग्राफ दिखाकर पूछता है कि क्या शीनिंग को वो मोमेंट याद है। फोटोग्राफर ने उसे जिंगझोउ के थोड़ा और करीब आने के लिए कहा था और शीनिंग शर्म से लाल हो गई थी। जिंगझोउ के लिए ये तस्वीरें उनके रिलेशनशिप की खूबसूरत मेमोरीज हैं, मगर शीनिंग उसे रोक देती है। वो कहती है कि जिन चीज़ों को वो ब्यूटीफुल मेमोरीज मान रहा है वे केवल उसकी अपनी पसंद की चीज़ें हैं। उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि शीनिंग को वे मोमेंट सच में अच्छे लगे थे या नहीं। तस्वीरें प्रिंट कर देने से पुराने 3 साल नहीं बदल सकते। वो उससे कहती है कि वो अब सपना देखना छोड़कर रियलिटी स्वीकार करे। कुछ समय बाद जियांग बोनियान WN स्टूडियो आते हैं। शीनिंग उन्हें देखकर पूछती है कि वो अचानक यहाँ कैसे आए। ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो केवल रास्ते से गुजर रहे थे, इसलिए स्टूडियो देखने चले आए। वो ऑफिस और शीनिंग का काम देखकर खुश होते हैं। उन्हें अपनी बेटी यानी शीनिंग की माँ की याद आती है। शीनिंग पहले ही समझती है कि ग्रैंडफादर उसे फैमिली बिजनेस संभालने के लिए मनाने आए होंगे, इसलिए वो साफ कह देती है कि अभी वो जियांग फैमिली की कंपनी इनहेरिट नहीं कर सकती। ग्रैंडफादर कहते हैं कि पहले वो उसे बार बार वापस इसलिए बुलाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि एक यंग वुमन के लिए अकेले बाहर बिजनेस संभालना बहुत मुश्किल होगा। मगर अब उसने 80 मिलियन का डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट जीता है और युएचैंगी रियल एस्टेट जैसा बड़ा क्लाइंट उसके साथ है। ये देखकर उन्हें भरोसा हो गया कि उनकी ग्रैंड डॉटर अपने दम पर बहुत कुछ कर सकती है। फिर वो एक पूरे बिजनेस प्रपोजल रखते हैं। जियांग चेंगी फार्मास्यूटिकल अगले साल अपना नया हेडक्वार्टर्स बनाने वाली है। वो चाहते हैं कि उसका डिजाइन WN स्टूडियो करे। ये फैमिली फेवर नहीं होगा।
कंपनी मार्केट प्राइस देगी और कोई डिस्काउंट नहीं मांगा जाएगा। शीनिंग प्रपोजल स्वीकार करके बाकी डिसीजन उन पर छोड़ देती है। उसी समय सू मान या ऑफिस से जुड़ा व्यक्ति अर्जेंट डिवोर्स डेवलपमेंट लेकर पहुंचता है। ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि दोनों को जरूरी काम करना है। वो वहां से जाते हुए शीनिंग को अगले दिन घर पर लंच करने की याद दिलाते हैं। ग्रैंडफादर के जाने के बाद सू मान बताती है कि जिंगझोउ के लॉयर ने उससे कांटेक्ट किया है। उनकी तरफ से डिमांड आई है कि कोर्ट वाला डिवोर्स लॉसूट वापस लेकर नेगोशिएटेड डिवोर्स किया जाए। शीनिंग को याद है कि जिंगझोउ उसी सुबह भी उसके पास आया था और उसके व्यवहार से बिल्कुल नहीं लगा कि वो आसानी से डिवोर्स मान जाएगा। सू मान समझाती है कि ये डिसीजन केवल जिंगझोउ का नहीं बल्कि ही ग्रुप के बोर्ड का है। शीनिंग की आइडेंटिटी रिवील होने से पहले डिवोर्स न्यूज के कारण ही ग्रुप के शेयर्स 4 पॉइंट्स गिरे थे। उसके बाद यी की डिसमिसल हेडलाइंस बनी और स्टॉक फिर 2 पॉइंट्स गिर गया। कुछ ही दिनों में कंपनी को कई बार नुकसान हुआ है, इसलिए बोर्ड अब और रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। बोर्ड चाहता है कि जिंगझोउ की प्राइवेट लाइफ का कंपनी पर पड़ता असर जितनी जल्दी हो सके खत्म किया जाए। अगर शीनिंग लॉसूट वापस लेने के लिए तैयार हो जाए तो ही ग्रुप बड़ी मीडिएशन फीस देने को भी तैयार है। शीनिंग नेगोशिएटेड डिवोर्स के लिए मान जाती है, लेकिन पैसे के लिए नहीं। वह चाहती है कि पूरी रकम से एक फाउंडेशन बनाई जाए जो कंजेनाइटल डिसेबिलिटीज वाले बेबीज की मदद करे, ताकि उन बच्चों को अपने पेरेंट्स की केयर में अच्छे से बड़ा होने का मौका मिल सके। सुमान उसे लीगल रिस्क भी बताती है। अगर वे लॉसूट वापस ले लें और बाद में जिंगझोउ नेगोशिएटेड डिवोर्स से मुकर जाए तो नियम के अनुसार दोबारा अपील करने से पहले 6 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। शीनिंग रिस्क समझती है, लेकिन उसे भरोसा है कि बोर्ड का प्रेशर इस बार जिंगझोउ को पीछे हटने नहीं देगा। ही ग्रुप में डायरेक्टर्स जिंगझोउ को कठोर तरीके से घेर लेते हैं। वे उसकी जजमेंट पर सवाल उठाते हैं। उसने फेक रिज्यूमे वाली औरत को कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन अपनी 3 साल की पत्नी के बारे में ये तक नहीं जान पाया कि वो WN स्टूडियो की फाउंडर है। एक डायरेक्टर उसे ताना देता है कि वो पूरे दिन प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठता है, फिर भी उसे अपने आसपास के लोगों की कोई समझ नहीं। 2 दिनों में कंपनी के शेयर्स कई बार गिर चुके हैं। अगर डिवोर्स और स्कैंडल ऐसे ही चलते रहे तो शेयर होल्डर्स को और भारी नुकसान हो सकता है। अटॉर्नी फैंग या कंपनी स्टाफ आखिर बताता है कि प्रेसिडेंट वेन लॉसूट वापस लेकर नेगोशिएटेड डिवोर्स के लिए तैयार हो गई हैं। अगले दिन दोनों ऑफिशियल प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जिंगझोउ ये सुनकर खुश नहीं होता। वो पूछता है कि क्या डिवोर्स रोकने का कोई और तरीका नहीं है। बोर्ड और कंपनी के लिए ये सोल्यूशन है, लेकिन उसके लिए इसका मतलब शीनिंग को हमेशा के लिए खो देना है। अगले दिन शीनिंग और जिंगझोउ सिविल अफेयर्स ऑफिस पहुंचते हैं। क्लर्क दोनों की इन्फॉर्मेशन कंफर्म करता है और पूछता है कि क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। जब दोनों डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं तो उनका 30 डे डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफिशियली शुरू हो जाता है। क्लर्क समझाता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद दोनों को पर्सनली वापस आकर डिवोर्स सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा। अगर निर्धारित समय में उनमें से कोई एक भी नहीं आया तो एप्लीकेशन अपने आप विड्रॉन मानी जाएगी। शीनिंग के लिए ये फाइनल फ्रीडम से पहले के 30 दिन है, मगर जिंगझोउ इन्हीं 30 दिनों को रिलेशनशिप बचाने का आखिरी मौका समझ रहा है। ऑफिस से बाहर आने के बाद जिंगझोउ शीनिंग से कहता है कि अगर उसने WN स्टूडियो की सच्चाई पहले बता दी होती तो शायद चीजें यहाँ तक नहीं पहुँचती। शीनिंग उससे पूछती है कि क्या उसने कभी उसके स्टूडियो का नाम जानने की कोशिश की थी। क्या उसने कभी पूछा कि वो थकी हुई है, परेशान है या उसे किसी हेल्प की जरूरत है। जिंगझोउ कहता है कि अगर उसे पहले पता होता तो वो जरूर। शीनिंग उसकी बात पूरी होने से पहले पूछती है कि सच जानने के बाद वो क्या करता। शायद घर लौटकर उसे थोड़ा ज्यादा देखता या उससे 2 बातें ज्यादा कर लेता। मगर शीनिंग को ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो केवल तब मिले जब वो खुद को टॉप डिजाइनर या बिलियनर साबित कर दे। बेसिक रिस्पेक्ट और केयर पाने के लिए इतना सक्सेसफुल बनना उसके लिए बेकार सौदा है। जिंगझोउ अपनी गलती मानता है। वो कहता है कि पहले उसने शीनिंग की बातों और काम पर ध्यान नहीं दिया। अब वो समझ रहा है कि इन 3 सालों में शीनिंग ने उसके लिए कितना कुछ किया, जबकि उसने बदले में लगभग कुछ नहीं किया। वो कहता है कि वो शीनिंग के बिना नहीं रह सकता। शीनिंग पूछती है कि वो वैन शीनिंग को नहीं छोड़ पा रहा या WN स्टूडियो को। जिंगझोउ दावा करता है कि उसे केवल शीनिंग चाहिए और हमेशा से वही चाहिए थी। उसकी बात की सच्चाई जांचने के लिए शीनिंग उससे ही ग्रुप के CEO पद से रिसाइन करने को कहती है। वो उसे याद दिलाती है कि जिंगझोउ ने यी जैसी फेक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। अगर शीनिंग सच में उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसे उसके लिए अपना पद छोड़ देना चाहिए। जिंगझोउ के पास तुरंत कोई जवाब नहीं होता। उसकी चुप्पी देखकर शीनिंग कहती है कि उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। जिंगझोउ फिर 30 डे कूलिंग ऑफ पीरियड की याद दिलाता है। वो वादा करता है कि इन 30 दिनों में शीनिंग को अपनी फीलिंग्स का यकीन दिला देगा। शीनिंग उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं जताती।
तभी ग्रैंडफादर का फोन आता है और वह कहती है कि वह जल्द डिनर के लिए घर पहुंच जाएगी। जियांग फैमिली के घर पहुंचते ही सब लोग शीनिंग को बर्थडे विश करते हैं। 3 साल ही फैमिली में रहते हुए वह अपने बर्थडे को भी लगभग भूल चुकी थी, मगर उसके ग्रैंडफादर ने किचन से उसकी पसंद की सारी डिशेस तैयार करवाई हैं। वहाँ जियांग बोनयान एक यंग बिजनेसमैन से उसका परिचय करवाते हैं। उसका नाम झो यान है और वो चियानुआन कैपिटल से जुड़ा है। ग्रैंडफादर बताते हैं कि झो अक्सर खाली समय में उनसे मिलने आता है। आज दोनों एक साथ मौजूद हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वे एक दूसरे को जाने। झो अपना परिचय देता है और कहता है कि वो शीनिंग को पहले से जानता है। वो WN स्टूडियो की फाउंडर है और बहुत टैलेंटेड डिजाइनर है। डिनर के दौरान ग्रैंडफादर झो को छेड़ते हुए कहते हैं कि वो चुपके चुपके अपने जूनियर को देख रहा है। उनके मुताबिक दोनों में कई सिमिलैरिटीज हैं। दोनों के पास फैमिली, वेल्थ और पावर थी, लेकिन उन्होंने अपने दम पर बाहर काम करने का रास्ता चुना। शीनिंग को लगता है कि शायद वो झो से पहले कहीं मिल चुकी है। झो बताता है कि दोनों हैचिंग यूनिवर्सिटी में थे और वो उससे 2 साल सीनियर था। उसने आर्किटेक्चर नहीं बल्कि फाइनेंस पढ़ी थी, लेकिन आर्किटेक्चर में हमेशा इंटरेस्ट रहा। उसने शीनिंग का बैम्बू इंस्पायर्ड रिजॉर्ट होटल डिजाइन भी देखा था और उसके कैंटिलीवर स्ट्रक्चर ने उसे बहुत प्रभावित किया था। ग्रैंडफादर खुश होते हैं कि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। इसी बीच झो शीनिंग के लिए बर्थडे गिफ्ट देता है। वो कहता है कि उसे बर्थडे की जानकारी देर से मिली, इसलिए जल्दी में केवल छोटा सा गिफ्ट तैयार करवा सका। मगर बातचीत से सामने आता है कि उसने पिछले महीने ग्रैंडफादर से शीनिंग के बर्थडे के बारे में सुना था। डिवोर्स के बाद मौका बनाकर उसे गिफ्ट देने के लिए वो पहले से तैयारी कर चुका था। गिफ्ट काफी महंगा है, इसलिए शीनिंग विनम्रता से उसे लेने से मना कर देती है। झो मानता है कि शायद उसने सिचुएशन ठीक से नहीं सोची। डिनर के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना में किसी का हाथ जल जाता है, लेकिन वो कहता है कि चोट गंभीर नहीं है। सब लोग कंपनी मैटर्स को थोड़ी देर छोड़कर हेल्थ और खाने पर ध्यान देने की बात करते हैं। शीनिंग अपने 70 साल से ज्यादा उम्र के ग्रैंडफादर को अभी भी कंपनी की फ्रंट लाइन पे काम करते देखकर एक बड़ा डिसीजन लेती है। वो कहती है कि वो जियांग कंपनी के बारे में सीखना चाहती है। WN स्टूडियो वो संभालती रहेगी, लेकिन साथ में जियांग फैमिली का बिजनेस चलाना भी सीखेगी। वो नहीं चाहती कि भविष्य में ग्रैंडफादर अकेले सारा बोझ उठाएं। जियांग बोनयान ये सुनकर बेहद खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अगले दिन से ही उसके लिए अरेंजमेंट्स करवा देंगे। वो लंबे समय से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। झो भी उसकी बात का सपोर्ट करता है और फैमिली डिनर खुशी के साथ आगे बढ़ता है। उधर ही फैमिली के घर में सॉन्ग जिहुआ अचानक जिंगझो को बताती है कि यी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो कहती है कि 30-डे कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होते ही उसे शीनिंग से डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर यी के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। जिंगजो शॉक्ड होकर यी से सच्चाई पूछता है। ये कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी का है। जिंगजो तुरंत इनकार करता है। उसके मुताबिक उसने यी को छुआ तक नहीं तो वह उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। ये उसे उस रात की याद दिलाती है जिस दिन वो विला के मास्टर बेडरूम में रहने आई थी। ये उसे उस रात की याद दिलाती है जिस दिन वो विला के मास्टर बेडरूम में रहने आई थी। वो पूछती है कि क्या जिंगझो भूल गया कि उस रात क्या हुआ था। जिंगझो को याद आता है कि यी ने शीनिंग के कपड़े पहन रखे थे और वो शराब के नशे में था। उसने शायद उसे शीनिंग समझ लिया था। ये कहती है कि अगर जिंगझो नहीं चाहता तो वो अगले दिन हॉस्पिटल जाकर अबॉर्शन करवा लेगी। जिंगझो उसकी बात सुनकर कहता है कि दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, केवल प्रेग्नेंट होने से ये को उसकी जिंदगी कंट्रोल करने का अधिकार नहीं मिलता। वो साफ कहता है कि उसके बच्चे की माँ बनने का अधिकार केवल वेन शीनिंग को है। सॉन्ग उसे याद दिलाती है कि शीनिंग से उसका डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है और इस समय ये उसके साथ है। उसके पेट में ही फैमिली का बच्चा है, इसलिए जिंगझो को उससे शादी करनी ही होगी। जिंगझो का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। बोर्ड उसे डिवोर्स पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहा है और उसकी माँ उसे दूसरी शादी के लिए फोर्स कर रही है। किसी ने उससे नहीं पूछा कि क्या वो डिवोर्स चाहता है, किसके साथ रहना चाहता है या उसकी फीलिंग्स क्या है। वो सॉन्ग से कहता है कि वो उसका बेटा है, कोई पपेट नहीं। उसकी पत्नी भी ऐसा टूल नहीं जिसे फैमिली अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल दे। उसे शीनिंग की कही बात याद आती है कि उसे ही ग्रुप के CEO पद से रिसाइन कर देना चाहिए। पहली बार उसे लगता है कि अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पाने के लिए उसे सच में उस पोजीशन से बाहर निकलना होगा। ये सुनकर शीनिंग को ही जिम्मेदार मानती है। वो गुस्से में कहती है कि डिवोर्स के बाद भी शीनिंग जिंगझो को अपने पीछे घुमा रही है और वो उसे आसानी से ऐसा नहीं करने देगी। ये सीधे शीनिंग के पास पहुंचती है।
वो बिना समय गंवाए कहती है कि वो 3 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। डेट्स कैलकुलेट करने पर प्रेगनेंसी ठीक उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन शीनिंग मास्टर बेडरूम छोड़कर गई थी और यी वहां रहने आई थी। शीनिंग को तुरंत उस दिन की कड़वी सच्चाई समझ आती है। जिस दिन जिंगझो ने यी को मास्टर बेडरूम में आने दिया, उसी समय शीनिंग हॉस्पिटल में अपना बच्चा खो चुकी थी। एक ही दिन में एक प्रेगनेंसी खत्म हुई और दूसरी शुरू हो गई। यी उसे जिंगझो को छोड़ देने की सलाह देती है। शीनिंग शांत होकर कहती है कि वो तो पहले ही उसे छोड़ चुकी है, अब अगर कोई जाने नहीं दे रहा तो वो जिंगझो है। तभी जिंगझो वहां पहुंच जाता है और यी को रोकता है। वो पूछता है कि उसे शीनिंग की जिंदगी डिस्टर्ब करने का अधिकार किसने दिया। ये दुखी होकर कहती है कि उसके पेट में जिंगझो का बच्चा है और अब वही दोनों एक फैमिली है, फिर भी वो शीनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिंगझो यी को वहां से जाने का आदेश देता है। उसके जाने के बाद वो शीनिंग को समझाने की कोशिश करता है कि उस रात वो शराब के नशे में था और उसने यी को शीनिंग समझ लिया था। उसके दिल में केवल शीनिंग है और वो यी के बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा। शीनिंग उसे प्रेसिडेंट ही कहकर दूरी बनाए रखती है। वो कहती है कि जिंगझो किसके साथ रात बिताता है और किस औरत से उसका बच्चा होने वाला है, इसमें उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं। दोनों बातों का अब उससे कोई संबंध नहीं है। जिंगझो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। वो शीनिंग को बताता है कि उसने उसकी सीईओ पोजीशन छोड़ने वाली बात पर गंभीरता से विचार किया है। उसकी करंट पोजीशन में बोर्ड, उसकी माँ और यी, कोई भी उस पर दबाव डालकर उससे अपनी बात मनवा सकता है। वो ऐसी पोजीशन नहीं चाहता जहां वो खुद अपनी जिंदगी का फैसला न ले सके। वो कहता है कि ही ग्रुप और फैमिली रिसोर्सेज छोड़ने के बाद भी वो अपने दम पर सफल हो सकता है। वो शीनिंग के सामने दोबारा ऐसे आदमी के रूप में खड़ा होना चाहता है जिसकी अपनी पहचान हो, मगर शीनिंग उसकी इस नई घोषणा से प्रभावित नहीं होती। जिंगझो के जाने के बाद सुमान उसकी क्लिंगी बिहेवियर को लेकर चिंता जताती है। वो पूछती है कि अगर कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा होने के बाद भी उसने डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने से मना कर दिया तो वे क्या करेंगी। दोनों को ऐसा तरीका चाहिए जिससे जिंगझो पूरी तरह शीनिंग को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। उसी दिन शीनिंग को जियांग ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करनी होती है। कंपनी पहुंचने पर वो और सुमान जिंगझो को वहां देखते हैं। पहले उन्हें लगता है कि वो फिर शीनिंग के पीछे आया है, लेकिन जल्द पता चलता है कि वो जियांग ग्रुप से अपने नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट मांगने आया है। शीनिंग तुर टॉप मैनेजमेंट मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए कहती है। फिर वह सुमान को इसलिए अब वो इस नकली प्रेसिडेंट जियांग के जरिए उसकी कई फीलिंग्स और सिंसेरिटी को खुद परखना चाहती है। शीनिंग के आदेश के बाद जियांग कंपनी के एम्प्लॉयज में नई प्रेसिडेंट को लेकर अजीब अजीब रूमर्स फैलने लगते हैं। कोई कहता है कि कंपनी में हाल ही में 50 साल से ज्यादा उम्र की एक फीमेल प्रेसिडेंट आई है जिसका चेहरा बेहद खराब और शरीर बहुत भारी है। दूसरा कर्मचारी बात को और बढ़ाते हुए कहता है कि उसे यंग और हैंडसम बिजनेस पार्टनर्स को पर्सनली अपने ऑफिस में बुलाकर गाइडेंस देने का शौक है। लोग मजाक बनाते हैं कि जो भी उसके पास कॉन्ट्रैक्ट लेने जाएगा उसके लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल हो सकती है। ये बातें जिंगझो के कानों तक भी पहुंचती हैं। उसे ये सब बेहद घटिया लगता है, लेकिन अपने नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट पाने की जरूरत उसके सामने खड़ी है। तभी कंपनी का कर्मचारी आकर बताता है कि प्रेसिडेंट जियांग ने उसे ऊपर बुलाया है। आसपास खड़े लोग हैरान होते हैं कि जिंगझो ने सच में इनविटेशन स्वीकार कर लिया। वे मजाक करते हैं कि एक और हैंडसम यंग मैन खुद उस महिला के ऑफिस में जा रहा है और ऊपर पहुंचते ही शायद पूरी तरह फंस जाएगा। जिंगझो आखिर प्रेसिडेंट जियांग के ऑफिस में पहुंच जाता है। शीनिंग अपनी पहचान छिपाकर उसी प्रेसिडेंट के रूप में उससे मिलती है। जिंगझो फॉर्मल तरीके से अपना परिचय देता है और बताता है कि वो पहले ही ग्रुप के कई कोर बिजनेस सेक्शन संभाल चुका है। अब वो बोर्ड और फैमिली के कंट्रोल से अलग होकर अपने दम पर नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। इसी नए प्रोजेक्ट के लिए वो जियांग ग्रुप का इन्वेस्टमेंट लेने आया है। प्रेसिडेंट जियांग बनकर बैठी शीनिंग उसकी बिजनेस एबिलिटी की तारीफ करने की जगह सीधे उसकी जजमेंट पर सवाल उठाती है। वो पूछती है कि जो आदमी अपने आसपास के लोगों को नहीं समझ पाया वो एक बड़े प्रोजेक्ट को कैसे संभालेगा। उसने शेन यी जैसी फेक रिज्यूम और प्लेजराइज्ड वर्क्स वाली औरत को ही ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। उसकी गलती के कारण WN स्टूडियो और पूरी कंपनी स्कैंडल में फंस गई। जिंगझो सफाई देता है कि उसने यी को उसकी पोजीशन से हटा दिया और उसके साथ हर प्रोफेशनल संबंध भी खत्म कर दिया है, मगर शीनिंग उसके डिवोर्स को सामने ले आती है। वो कहती है कि जो आदमी अपनी फैमिली और मैरिज तक मैनेज नहीं कर पाया उसे जियांग ग्रुप के मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। इन्वेस्टमेंट पाने के लिए जिंगझो अपनी पत्नी को ही बुरा बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वेन शीनिंग उसकी पत्नी जरूर थी, लेकिन शादी के बाद भी बाहर अलग अलग पुरुषों के साथ घूमती थी। उसने केवल पैसे के लिए उससे शादी की थी और जिंगझो ही इतना अंधा था कि ऐसी औरत से प्यार कर बैठा।
शीनिंग चुपचाप सुनती है कि इन्वेस्टमेंट पाने के लिए जिंगझो उसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है। प्रेसिडेंट जियांग कहती है कि जियांग ग्रुप उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म करनी होगी। अगली मीटिंग के समय जिंगझो लीगली सिंगल होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की उम्मीद में वो इस कंडीशन को स्वीकार कर लेता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जिंगझो बाहर निकलते हुए सोचता है कि प्रेसिडेंट जियांग की आवाज़ उसे इतनी फैमिलियर क्यों लगी। एक पल के लिए उसे शीनिंग की याद आती है, मगर फिर वो खुद को समझाता है कि दुनिया में एक जैसी आवाज़ वाले लोग हो सकते हैं। वो ये सोच भी नहीं पाता कि जिसके सामने वो अपनी पत्नी को कैरेक्टरलेस बताकर आया है वो खुद शीनिंग थी। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि शियानुआन इन्वेस्टमेंट के प्रेसिडेंट झो यान की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जिंगझो को उम्मीद होती है कि अगर जियांग ग्रुप के साथ बात नहीं बनी तो चियानुआन से इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। झो यान को इन्फॉर्म किया जाता है कि जिंगझो अपना प्रोजेक्ट लेकर आया है और कोऑपरेशन पर बात करना चाहता है, मगर झो उसके लिए कोई पर्सनल फेवर नहीं करता। वो कहता है कि प्रोजेक्ट को नॉर्मल ओपन बिडिंग प्रोसेस से गुजरना होगा और उसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा। भारी पॉट को देखकर घर का बटलर भी उसे आसानी से नहीं उठा पाया था, लेकिन झो उसे खुद उठाकर दूसरी जगह ले जाता है। उसी समय शीनिंग घर लौटती है। ग्रैंडफादर खुश होकर उसे बताते हैं कि झो इतना बिजी होने के बावजूद उनकी मदद करने आया और उसने अकेले ही इतना भारी पॉट उठा लिया। वो जानबूझकर झो की स्ट्रेंथ की तारीफ करते हैं। झो मनी ट्री को जरूरत से ज्यादा पानी देने लगता है, तो शीनिंग उसे रोकते हुए कहती है कि अगर उसने और पानी डाला तो प्लांट की रूट्स सड़ जाएंगी। झो अपनी गलती पर तुरंत कई बार माफी मांगता है। ग्रैंडफादर फिर शीनिंग से कहते हैं कि उसे झो जैसे आदमी को अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनके मुताबिक वो भरोसेमंद, केपेबल और वेल एजुकेटेड है। सबसे जरूरी बात यह है कि वो जिंगझो से बहुत बेहतर है। शीनिंग उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि अभी तक वो अपनी पिछली मैरिज के दलदल से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली है, इसलिए किसी नए रिलेशनशिप की बात करना ठीक नहीं होगा। ग्रैंडफादर इस बात से सहमत नहीं होते, लेकिन झो सिचुएशन को संभाल लेता है। वह कहता है कि आज वह केवल मनी ट्री मूव करने और सबके साथ एक सामान्य डिनर करने आया है। ग्रैंडफादर वो शीनिंग को भरोसा दिलाता है कि चाहे जिंगझो कितनी भी बार कोशिश करे, वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसके बाद झो शीनिंग से सामान्य बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कौन सा टॉपिक उठाया जाए। पहले वो मौसम अच्छा होने की बात करता है, फिर धूप और मूनलाइट दोनों की तारीफ करने लगता है। शीनिंग उसकी ऑकवर्ड कोशिश समझ जाती है। उसे एहसास होता है कि झो केवल बातचीत जारी रखने के लिए टॉपिक्स ढूंढ रहा है। उसकी ये हालत शीनिंग को थोड़ी प्यारी लगती है। फिर झो अचानक कुछ नए इंटरनेट फ्रेजेस इस्तेमाल करता है, लेकिन उन्हें गलत कॉन्टेक्स्ट में बोल देता है। शीनिंग पूछती है कि उसे ये बातें किसने सिखाई। झो शर्मिंदा होकर बताता है कि ऑफिस के पोस्ट 2005 एम्प्लॉयज ने कहा था कि वो उम्र में शीनिंग से बड़ा है, इसलिए दोनों के बीच जनरेशन गैप हो सकता है। उन्होंने उसे कुछ इंटरनेट मीम्स और मॉडर्न फ्रेजेस सिखाए ताकि वो शीनिंग से आसानी से बात कर सके। वो जो एक्सप्रेशन सुनाता है उनमें से कुछ कंसर्न दिखाने वाले हैं, कुछ सेल्फ मॉकिंग और कुछ अफेक्शन जताने वाले। झो की सीरियसनेस और गलत इस्तेमाल देखकर शीनिंग हंस पड़ती है। ग्रैंडफादर उसे हंसते देखकर कहते हैं कि बहुत समय बाद उन्होंने निंगनिंग को इस तरह खुलकर हंसते देखा है। खाना खाते हुए झो कहता है कि उसने सुना है शीनिंग का डिवोर्स जल्द पूरा होने वाला है। अगर उसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो उससे कह सकती है। इसी बीच झो के फोन पर एक ही नंबर से बार बार कॉल्स आती दिखाई देती हैं। शीनिंग उसे सलाह देती है कि अगर जिंगझो इतनी बार कॉल कर रहा है तो शायद कोई अर्जेंट बिजनेस मैटर होगा। झो कॉल उठाने के लिए बाहर जाने लगता है और शीनिंग से कहता है कि वो भी आराम करे तथा किसी अननेसेसरी प्रॉब्लम के बीच खड़ी न हो। उसके जाने के बाद शीनिंग उस रिपीटेड कॉलिंग के बारे में सोचती है। जिंगझो ऐसा आदमी है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज का बहुत ध्यान रखता है। अगर कोई उसे इन्वेस्टमेंट देने से मना कर दे तो वो इतनी बार कॉल करके खुद को छोटा नहीं करेगा। इसलिए शीनिंग को महसूस होता है कि यहाँ कुछ और चल रहा है। डिनर के बाद झो अपने असिस्टेंट से मिलता है। असिस्टेंट बहुत खुश होकर उसकी स्ट्रैटेजी की तारीफ करता है। वो बताता है कि झो ने उसके फोन पर दिखाई देने वाली कॉलर इन्फॉर्मेशन को जिंगझो के नंबर से रिप्लेस करवा दिया। इस ट्रिक का मकसद ये था कि शीनिंग उन रिपीटेड कॉल्स को देखे और उसे लगे कि जिंगझो इन्वेस्टमेंट के लिए झो के पीछे पड़ा हुआ है। फिर झो उसके सामने जिंगझो को रिजेक्ट करके ये दिखा सके कि वो मजबूती से शीनिंग के साथ खड़ा है। असिस्टेंट को लगता है कि ये देखकर शीनिंग बहुत प्रभावित हुई होगी, मगर झो जानता है कि वो इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं है। वो कहता है कि शीनिंग बहुत स्मार्ट है और शायद उसी समय पूरी ट्रिक समझ चुकी थी।
शीनिंग सच में झो की ट्रिक पहचान चुकी होती है। वो उसकी उस बात को याद करती है जिसमें उसने भरोसा दिलाया था कि वो जिंग झो में इन्वेस्ट नहीं करेगा और ज़रूरत पड़ने पर शीनिंग की मदद करेगा। वो झो की सिंसेरिटी और उसके छोटे से दिखावे दोनों को समझती है, मगर उसके मन में नया रिलेशनशिप शुरू करने की हिम्मत नहीं है। जिंग झो की 3 साल की बेरुखी और क्रुएल्टी ने उसके अंदर किसी दूसरे इंसान पर विश्वास करने की ताकत लगभग खत्म कर दी है। अब अगर कोई उसके सामने सच्ची केयर भी रखता है तो उसे उसमें भी कुछ न कुछ कैलकुलेशन दिखाई देती है। वो मानती है कि किसी की सिंसेरिटी स्वीकार करने और दोबारा प्यार पे भरोसा करने की करेज अभी उसके अंदर नहीं बची। उधर ही ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स को पता चल जाता है कि जिंग झो कंपनी के प्रेसिडेंट पद पर बैठा होने के बावजूद सीक्रेटली झो यान से मिलकर अपने नए बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश कर रहा था। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। वे कहते हैं कि उसने अपनी प्राइवेट मीटिंग्स या ही ग्रुप छोड़कर इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करने के प्लान की कोई रिपोर्ट बोर्ड को नहीं दी। एक तरफ वो कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन और रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ अपने लिए बाहर नया रास्ता तैयार कर रहा है। डायरेक्टर्स उस पर ही ग्रुप को स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। शेन यी वाला स्कैंडल हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और कंपनी का स्टॉक पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुआ। इसके बावजूद जिंग झो ने बोर्ड से चिपकर नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करके उन्हें एक और झटका दे दिया। बोर्ड अपना फैसला सुनाता है कि जिंग झो को प्रेसिडेंट की पोजीशन से तुरंत हटाया जाए। तभी सॉन्ग जिहुआ डायरेक्टर्स के सामने खड़ी होकर अपने बेटे की तरफ से बात करती है। वो मानती है कि जिंग झो ने गलती की है और माँ होने के नाते उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। फिर वो उसके लेट फादर का जिक्र करती है। ही ग्रुप को उसके फादर ने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। बिजनेस शुरू करते समय उसने किसी पार्टनर या एम्प्लॉय के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। अब उसके गुजरने के बाद कंपनी संभालने के लिए केवल जिंग झो बचा है। सॉन्ग कहती है कि जिंग झो केवल 32 साल का है। वो कंफ्यूज्ड हुआ और उससे गलती हुई, लेकिन उसे पूरी तरह निकाल देना उसके लेट फादर के साथ भी अन्याय होगा। वो सीधे माफी नहीं मांगती, बल्कि डायरेक्टर्स से पूछती है कि अगर उसके पिता आज जिंदा होते तो क्या वे उनके सामने उनके बेटे को कंपनी से बाहर कर देते। डायरेक्टर्स आखिर एक कंडीशन पर उसकी पोजीशन बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें खबर मिली है कि जियांग ग्रुप की नई फीमेल प्रेसिडेंट जिंग झो में इंटरेस्ट रखती है। अगर वो सच में केपेबल है तो उसे अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके जियांग ग्रुप का इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना होगा। सॉन्ग अपने बेटे से पूछे बिना तुरंत कह देती है कि जिंग झो अगले दिन ही प्रेसिडेंट जियांग से मिलने जाएगा। उसकी पोजीशन फिलहाल बच जाती है, लेकिन उसे एक बार फिर फैमिली और बोर्ड ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। मीटिंग के बाद जिंग झो अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो सच में उसे अपने से भी ज्यादा उम्र की औरत को खुश करने के लिए भेजना चाहती है। उसे लगता है कि सॉन्ग उसे अपना बेटा नहीं बल्कि बिजनेस टूल समझती है। सॉन्ग साफ कहती है कि अगर वो अपनी पोजीशन बचाना चाहता है तो उसे जाना ही होगा। जिंग झो गुस्से में कहता है कि बोर्ड चाहे तो उसे रिप्लेस कर दे, वो अब किसी का पपेट बनकर नहीं रहना चाहता। सॉन्ग पूछती है कि ही ग्रुप छोड़ने के बाद वो कर भी क्या सकता है। वो झो यान से इन्वेस्टमेंट लेने गया, लेकिन झो ने उससे मिलना तक जरूरी नहीं समझा। वो एक सामान्य इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं कर पाया, इसलिए उसे फ्रीडम और इंडिपेंडेंट बिजनेस की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर सॉन्ग एक कर्मचारी को बुलाकर गंदी जगह साफ करने को कहती है, लेकिन जिंग झो उसे चुप रहने के लिए बोलता है। सॉन्ग अपने बेटे को खुद सफाई करने के लिए मजबूर करती है। वो बताती है कि जब उसने और उसके पति ने कंपनी शुरू की थी तब क्लीनिंग फीस बचाने के लिए दिन में कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे और रात में ऑफिस की सफाई भी खुद करते थे। वो जिंग झो से पूछती है कि अगर टॉयलेट साफ करना ही उसे इतना डिस्गस्टिंग लगता है तो वो ही ग्रुप छोड़कर बिजनेस बनाने की तकलीफें कैसे सह पाएगा। इसके बाद वो उसे जियांग फार्मास्यूटिकल की असली पावर समझाती है। जियांग फार्मास्यूटिकल देश की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है और उसके एसेट्स बिलियंस में है। केवल एक क्वार्टर का प्रॉफिट ही ग्रुप के पूरे साल के रेवेन्यू के बराबर है। अगर जिंग झो प्रेसिडेंट जियांग को कंट्रोल करके जियांग फैमिली की पावर हासिल कर लेता है तो उसके पास ही फैमिली से कई गुना ज्यादा वेल्थ आ जाएगी। सॉन्ग कहती है कि WN स्टूडियो चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, वो आखिर दूसरों के लिए डिजाइन ही बनाता है। अगर जिंग झो जियांग ग्रुप की पावर हासिल कर ले तो बिजनेस वर्ल्ड में लेजेंड बन सकता है। तब शीनिंग भी उसे दोबारा नोटिस करने पर मजबूर होगी। वो अपने बेटे को समझाती है कि अगर वो शीनिंग को वापस चाहता है तो पहले उसे ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना होगा जहां से वो उसे नजरअंदाज न कर सके। इसके लिए चाहे उसे प्रेसिडेंट जियांग को खुशी क्यों न करना पड़े। जिंग झो पूछता है कि क्या अपने हस्बैंड के साथ कंपनी बनाते समय सॉन्ग इतनी ही बेरहम थी। सॉन्ग कहती है कि वो चाहे उससे नफरत करे, लेकिन टॉप पोजीशन पर पहुंचने के बाद हर व्यक्ति फिर उसका सम्मान करेगा। तब केवल शीनिंग नहीं, कोई भी औरत उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। जिंग झो अपनी माँ से कहता है कि उसकी सोच उसे घिन दिलाती है, मगर उससे भी ज्यादा घिन इस बात से आती है कि उसके अंदर का एक हिस्सा उसकी बात को सही मान रहा है।
ये उनकी बातचीत सुन लेती है। उसे समझ आता है कि ये फैमिली अपने बिजनेस और प्रेसिडेंट की पोजीशन बचाने के लिए अपने बेटे तक को एक पावरफुल औरत के सामने भेज सकती है। वो अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचती है। अगर इस फैमिली के लिए उनका अपना बेटा भी इस्तेमाल करने की चीज है तो उसके अनबॉर्न बेबी की वैल्यू कितनी होगी। केवल बच्चे के नाम पर भरोसा करके वो अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती। इसलिए यही फैसला करती है कि उसे ही फैमिली से पैसा लेने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। आखिर 30 डे कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा हो जाता है। शीनिंग और जिंगझो फिर सिविल अफेयर्स ऑफिस पहुंचते हैं। क्लर्क दोनों से आखिरी बार कंफर्म करता है कि क्या वे अपनी इच्छा से डिवोर्स के लिए तैयार हैं। फिर उन्हें फाइनल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कहा जाता है। जिंगझो साइन करने से पहले शीनिंग से माफी मांगता है। वो कहता है कि पिछले 3 सालों में उसने उसे बहुत तकलीफ दी। आज से वो उसे आजाद कर रहा है। ऊपर से उसकी बातें बहुत अफेक्शनेट और सेल्फलेस लगती हैं, लेकिन शीनिंग को पता है कि 2 घंटे बाद उसे प्रेसिडेंट जियांग से एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग करनी है। उस इन्वेस्टमेंट की कंडीशन यही थी कि अगली मुलाकात तक वो लीगली सिंगल हो। शीनिंग सोचती है कि अगर उसे इस मीटिंग के बारे में पता न होता तो वो शायद जिंगझो की एक्टिंग पर भरोसा कर बैठती, मगर अब वो समझती है कि उसने डिवोर्स केवल उसे फ्रीडम देने के लिए नहीं बल्कि जियांग ग्रुप का इन्वेस्टमेंट पाने के लिए पूरा किया है। डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलने के 2 घंटे बाद जिंगझो अपने कोऑपरेशन प्रपोजल के साथ फिर प्रेसिडेंट जियांग के पास पहुंचता है। वो फॉर्मल तरीके से अपना परिचय देता है और फार्मास्यूटिकल बिल्डिंग के लिए ही ग्रुप का सबसे सिंसियर प्रपोजल सामने रखता है। प्रेसिडेंट जियांग सबसे पहले पूछती है कि क्या उसका डिवोर्स हो चुका है। जिंगझो हाँ कहता है। तब शीनिंग अपनी पहचान छिपाए रखते हुए उसकी उन्हीं बातों को वापस उसके सामने रखती है। वो कहती है कि आखिर उसने उस टेरिबल एक्स वाइफ से छुटकारा पा लिया जो बाहर दूसरे पुरुषों के साथ घूमती थी और केवल उसके पैसे के पीछे थी। इतनी बड़ी खुशी पर तो फायरवर्क्स होने चाहिए। फिर भी जिंगझो इतना उदास और थका हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। जिंगझो अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि उसकी एक्स वाइफ बहुत खराब थी, लेकिन कभी उसके मन में उसके लिए फीलिंग जरूर थी। तभी शीनिंग उसके सामने आ जाती है। जिंगझो उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो पूछता है कि प्रेसिडेंट जियांग की जगह शीनिंग यहाँ कैसे हो सकती है। शीनिंग कहती है कि वही उसकी कैरेक्टरलेस और पैसों के पीछे भागने वाली एक्स वाइफ है। जिंगझो समझ जाता है कि शुरुआत से पूरा प्लान उसी के लिए बिछाया गया था। प्रेसिडेंट जियांग के नाम पर अकेले मीटिंग के लिए बुलाना, डिवोर्स की कंडीशन रखना और ठीक सर्टिफिकेट मिलने के बाद सच दिखाना, ये सब शीनिंग ने उससे साइन करवाने के लिए किया था। वो गुस्से में कहता है कि 30 साल से ज्यादा की जिंदगी में किसी ने उसे इस तरह मंकी बनाकर नहीं घुमाया। शीनिंग जीत गई। उसने जिंगझो को अपने सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिलाकर इन्वेस्टमेंट मांगते देखा और फिर अपने हाथ से उसका रास्ता बंद कर दिया। वो पूछता है कि क्या आप शीनिंग बहुत खुश है। शीनिंग जवाब देती है कि उसे केवल एक क्लीन और प्रॉपर एंडिंग चाहिए थी। जिंगझो वो एंडिंग देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे अपने तरीके से लेनी पड़ी। जिंगझो का गुस्सा फिर अपॉलजी में बदल जाता है। वो कहता है कि उसे अपनी गलती समझ आ चुकी है और उसे बच्चे के बारे में भी कुछ पता नहीं था। शीनिंग सिक्योरिटी को बुलाकर कहती है कि मिस्टर हे अपना कंट्रोल खो चुके हैं, इसलिए उन्हें बाहर ले जाया जाए। जाते जाते जिंगझो कहता है कि अगर उसे पहले सच्चाई पता होती तो वो जरूर सब बदल देता। शीनिंग जवाब देती है कि उसे पहले कुछ पता नहीं था और शीनिंग भी पहले नहीं जागी थी। उन दोनों के 3 साल अब बराबर होकर खत्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ ये अपने पिता से फोन पर बात कर रही होती है। वो बताती है कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। उसे केवल थोड़े समय तक और सिचुएशन सहनी होगी। एक बार वो जिंगझो को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले आए तो शेन फैमिली दोबारा प्रॉस्परस हो सकती है। जिंगझो उसकी बात सुन लेता है। वो गुस्से में कहता है कि वो ही ग्रुप को बचाने और अपने लिए नया रास्ता ढूंढने के लिए बाहर कुत्ते की तरह घूम रहा है, जबकि ये ही ग्रुप का पैसा निकालकर अपने बैंकरप्ट फैमिली को दे रही है। ये उसकी बात सुनकर शीनिंग से कंपैरिजन करती है। वो कहती है कि जब शीनिंग मिसेस हे थी तब उसने इतनी इमेच्योर हरकतें नहीं की थी। इसके बाद ये वही बात कहती है जो जिंगझो सुनना नहीं चाहता। शीनिंग ने उसे इसलिए डिवोर्स दिया क्योंकि वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। शीनिंग ने कभी उससे प्यार किया था। अगर जिंगझो ने उसे ठीक से ट्रीट किया होता तो शायद उसके लिए ये मैरिज छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जिंगझो उसे चुप रहने के लिए कहता है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है, मगर अगले ही पल यही कॉन्फ्रंटेशन यी के हाथ में ही फैमिली को ब्लैकमेल करने का नया वेपन बन जाता है। ये एक वीडियो का सहारा लेकर जिंगझो और सोंग जीवा को धमकाती है। वो कहती है कि अगले दिन इंटरनेट पर यह खबर फैलाई जाएगी कि ही ग्रुप के प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेग्नेंट फियांसे के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। वो जिंगझो से पूछती है कि ऐसा वीडियो सामने आने पर ही ग्रुप के शेयर्स कितने दिनों तक लिमिट डाउन रहेंगे। जिंगझो गुस्से में कहता है कि उसने कभी यी को अपनी फियांसे माना ही नहीं। यी जवाब देती है कि नेटिजन्स को मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उन्हें केवल स्कैंडल और ड्रामा चाहिए।
अगर वीडियो में ही ग्रुप का प्रेसिडेंट एक प्रेग्नेंट वुमन के साथ गलत व्यवहार करता दिखाई दिया तो लोग बाकी सच्चाई जानने का इंतजार नहीं करेंगे। जिंगझो उसे वीडियो लेकर चले जाने के लिए कहता है और 5 मिलियन में फुटेज खरीदने की बात करता है। सॉन्ग उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो जानती है कि अगर बोर्ड को पता चल गया कि जिंगझो ने डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान किसी दूसरी औरत को प्रेग्नेंट किया तो अगले दिन डायरेक्टर्स उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। आखिर सॉन्ग 5 मिलियन देने और वीडियो हमेशा के लिए डिलीट करवाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो साफ कहती है कि पैसे लेने के बदले यी को उसके लिए एक और काम करना होगा। यी उसकी कंडीशन सुनने के लिए तैयार हो जाती है। जल्द ही न्यूज़ फैलती है कि WN स्टूडियो की फाउंडर वेन शीनिंग जियांग ग्रुप की नई चेयरपर्सन बन चुकी है, मगर उसके साथ ही ऑनलाइन रूमर्स उठते हैं कि उसका फॉर्मर चेयरमैन जियांग बोनियान के साथ कोई गलत रिलेशनशिप है। लोग उसकी पोजीशन के सोर्स पर सवाल उठाने लगते हैं। इसी दौरान हे यान शीनिंग से मिलने आता है। डिवोर्स के बाद अब वो उसे सिस्टर इन लॉ कहने से रुक जाता है और सीधे शीनिंग कहकर बुलाता है। वो अपने भाई की तरफ से माफी मांगने आया है। हे यान बताता है कि आज इंटरनेट पर फैली खबर जिंगझो की वजह से शुरू हुई। यी ने ऑनलाइन ट्रोल्स हायर करके रूमर फैलाया कि वेन शीनिंग ने 70 साल के जियांग बोनियान के साथ रिलेशनशिप बनाकर जियांग ग्रुप की प्रेसिडेंट पोजीशन हासिल की। जिंगझो को लगता था कि बदनामी के बाद जब शीनिंग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी तो वो मजबूर होकर उसी के पास वापस आएगी। हे यान अपने भाई की हरकत पर शर्मिंदा है। उसे समझ नहीं आता कि जिंगझो इतना नीचे कैसे गिर गया। शीनिंग 3 साल ही फैमिली में रही और उसके भाई ने उसके साथ बार बार गलत किया, लेकिन हे यान ने कभी खुलकर उसके लिए न्याय की बात नहीं की। अब जिंगझो ऐसे घटिया मेथड्स इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हे यान को उसके सामने आने में भी शर्म महसूस होती है। शीनिंग उसे समझाती है कि उसे अपने भाई की तरफ से अपॉलॉजी देने की जरूरत नहीं है। हे यान और जिंगझो अलग अलग लोग हैं। डिवोर्स के बाद भी हे यान उसका अच्छा फ्रेंड रह सकता है। हे यान के पास एक रिकॉर्डिंग भी है जिससे रिमोर के पीछे की सच्चाई सामने आ सकती है। वो उसे रिलीज करना चाहता था, लेकिन डर रहा था कि उसके भाई को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। शीनिंग कहती है कि अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस जिंगझो को खुद ही सहने चाहिए। सॉन्ग जीहुआ जिंगझो को लेकर जियांग बोनियान और शीनिंग के सामने पहुंचती है। वो ग्रैंडफादर से कहती है कि बेटे की सही परवरिश न कर पाना उसकी गलती थी। उसके मुताबिक जिंगझो कुछ समय के लिए कंफ्यूज्ड हो गया था और यी की बातों में आकर उसने रिमर्स फैलाने जैसी गलती की। वो बताती है कि दोनों खास तौर पर अपॉलॉजी देने आए हैं और जिंगझो को तुरंत सॉरी कहने का आदेश देती है, मगर शीनिंग उससे पूछती है कि क्या उसे सच में अपनी गलती समझ आई है। जिंगझो अपॉलॉजी देने की जगह शीनिंग पर ही भड़क जाता है। वो उसे गोल्ड डिगर कहता है और आरोप लगाता है कि उसने ही फैमिली में लौटने के बजाय अपने ग्रैंडफादर की उम्र वाले जियांग बोनियान के साथ रहना चुना। उसे अभी भी यही लगता है कि दोनों का रिलेशनशिप गलत है। तभी जियांग बोनियान सबके सामने सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि वेन शीनिंग उनकी मैटरनल ग्रैंडडॉटर है। वो जियांग फैमिली की असली ग्रैंडडॉटर और WN स्टूडियो की फाउंडर है। जिंगझो फिर शॉक्ड रह जाता है। वो शीनिंग पर अपनी पावरफुल आइडेंटिटी छिपाने का आरोप लगाता है। उसे लगता है कि शीनिंग ने ही फैमिली में लॉन्ड्री और कुकिंग करके केवल उसका मजाक बनाया और जानबूझकर ये नहीं बताया कि उसका बैकग्राउंड इतना बड़ा है। शीनिंग पूछती है कि पिछले 3 सालों में वो कितनी बार समय पर घर आया था। उसने कभी अपनी वाइफ को जानने की कोशिश ही नहीं की। उसकी नजरों में केवल बिजनेस, कैलकुलेशंस और कोल्ड एलीट बिहेवियर था। जब शीनिंग बीमार होती तब जिंगझो सोशल एंगेजमेंट्स में बिजी रहता। जब यी उसका अपमान करती तब वो यी को प्रोटेक्ट करता। आज वो यहाँ अपने किए पर रिग्रेट की वजह से नहीं आया। वो केवल इसलिए झुका है क्योंकि अब उसे पता चल गया कि वो जियांग फैमिली को ऑफेंड करने की कीमत नहीं चुका सकता। शीनिंग कहती है कि जिंगझो जैसे आदमी को लव के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी ग्रैंडडॉटर की इंसल्ट सुनकर जियांग बोनियान ही फैमिली को आखिरी वार्निंग देते हैं। अगर उन्होंने शीनिंग को बुली करने वाले असली कल्प्रिट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो जियांग फार्मास्यूटिकल उसी दिन ही ग्रुप के शेयर्स शॉर्ट सेल करना शुरू कर देगा। तभी झो यान भी शीनिंग के सपोर्ट में सामने आता है। वो कहता है कि केवल जियांग ग्रुप ही नहीं, चियान्युआन कैपिटल भी ही फैमिली के साथ अपना हर कोऑपरेशन तुरंत खत्म कर देगा। जिंगझो पूछता है कि इतने सालों का बिजनेस रिलेशनशिप होने के बाद वो एक औरत के लिए ही फैमिली से संबंध कैसे तोड़ सकता है। झो कहता है कि जिंगझो खुद को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। यूए चैंग ने रियल एस्टेट ने ही ग्रुप को केवल इसलिए सहन किया क्योंकि उन्हें WN स्टूडियो के डिजाइन्स की जरूरत थी। सॉन्ग जीहुआ शीनिंग से विनती करती है कि 3 साल के पुराने रिलेशनशिप की खातिर इस बार जिंगझो को माफ कर दे, मगर शीनिंग उसे याद दिलाती है कि ही फैमिली में रहते हुए सॉन्ग ने कितनी बार उसे ताने दिए, कंट्रोल किया और अपमानित किया। जैसा सॉन्ग का स्वभाव है वैसा ही उसका बेटा बन गया। जिंगझो की प्रॉफिट ड्रिवन पर्सनैलिटी तैयार करने में उसकी माँ का बड़ा हाथ है।
जियांग बोनियान आदेश देते हैं कि उस दिन से जियांग फैमिली के कंट्रोल वाले किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ही फैमिली के किसी सदस्य को एंट्री नहीं दी जाएगी। झो भी यूएचएंग रियल एस्टेट के सभी कमर्शियल स्ट्रीट्स और हाई एंड स्टोर्स को ही फैमिली की माँ बेटे की जोड़ी ब्लैक लिस्ट करने का आदेश देता है। जिंगझो झो से पूछता है कि वो हर बार शीनिंग को प्रोटेक्ट क्यों करता है और दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। झो बिना छिपाए कहता है कि वो शीनिंग का सूटर है। जिंगझो उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि वो डिवोटेड लवर बनने की एक्टिंग बंद करे। अगर शीनिंग के पीछे जियांग फैमिली का पावरफुल बैकग्राउंड न होता तो झो भी उसके पीछे नहीं घूमता, मगर झो कहता है कि वो शीनिंग को बहुत पहले से पसंद करता है। वो गरीब हो या सक्सेसफुल उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर हालत में उसे परस्यू करता। उल्टा उसे जिंगझो का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने जिस औरत की कदर नहीं की उसे खुद से दूर करके झो को उसके करीब आने का मौका दे दिया। कुछ समय बाद शीनिंग, उसके ग्रैंडफादर और कंपनी के लोग एक बड़े अवार्ड सेरेमनी में पहुंचते हैं। अंदर जाते समय उन्हें एक जानी पहचानी औरत दिखाई देती है। वो शेन यी है जो वहाँ क्लीनर का काम कर रही होती है। लोग बताते हैं कि यी वही डिजाइनर है जिसने शीनिंग के वर्क्स प्लेजराइज किए थे और जिसका पूरा फॉरेन रिज्यूमे फेक निकला। उसने कई कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन बैकग्राउंड चेक में उसकी धोखाधड़ी सामने आने के बाद हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया। 2 बार फ्रॉड और प्लेजरिज्म में नाम खराब होने के बाद डिजाइन इंडस्ट्री में उसे काम मिलना बंद हो गया। अब उसे केवल क्लीनिंग की जॉब मिली है। वहीं जिंगझो की हालत के बारे में भी बात होती है। ही ग्रुप से निकाले जाने के बाद वो ज्यादातर घर में पड़ा रहता है। उसकी माँ लोगों से मिलकर उसके लिए जॉब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जिंगझो को हर सामान्य काम अपनी स्टेटस से नीचे लगता है, इसलिए वो अब भी घर पर अपनी माँ और बहन के सहारे रह रहा है। शीनिंग इन दोनों की हालत पर कोई खुशी नहीं दिखाती। वो केवल कहती है कि अब उन लोगों की जिंदगी से उसका कोई संबंध नहीं है। सेरेमनी शुरू होती है और होस्ट उस साल के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड की अनाउंसमेंट करता है। ये अवार्ड जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट और WN स्टूडियो की फाउंडर वेन शीनिंग को दिया जाता है। शीनिंग इन दोनों की हालत पर कोई खुशी नहीं दिखाती। वो केवल कहती है कि अब उन लोगों की जिंदगी से उसका कोई संबंध नहीं है। सेरेमनी शुरू होती है और होस्ट उस साल के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड की अनाउंसमेंट करता है। ये अवार्ड जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट और WN स्टूडियो की फाउंडर वेन शीनिंग को दिया जाता है। CEO फैंग उसकी रिफ्यूजल को आसानी से स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि कोऑपरेशन न करना उसकी चॉइस है, लेकिन उसे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी रही है कि एक डिवोर्स्ड हाउसवाइफ कुछ ही महीनों में जियांग ग्रुप की प्रेसिडेंट कैसे बन गई। उसने इतनी तेजी से अवार्ड्स और प्रोजेक्ट्स कैसे हासिल किए कि एक्सपीरियंस्ड बिजनेस पीपल भी पीछे रह गए। उसका इशारा साफ है कि शीनिंग ने सक्सेस पाने के लिए कोई गलत तरीका अपनाया होगा। जो यान तुरंत उसके सामने शीनिंग का एक्चुअल रिकॉर्ड रखता है। WN स्टूडियो ने 5 सालों में 127 प्रोजेक्ट्स पूरे करके 360 मिलियन की रेवेन्यू कमाई। पिछले 3 सालों के प्रोजेक्ट्स भी शीनिंग और WN की टीम ने अपने काम से पूरे किए। ये सारी फिगर्स पब्लिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल हैं। वो नए CEO से पूछता है कि पोजीशन संभालने से पहले उसने बेसिक होमवर्क भी नहीं किया क्या। इसके अलावा यूएचएंग रियल एस्टेट का 80 मिलियन वाला डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट भी शीनिंग ने अपनी एबिलिटी से जीता था। उसी इंडस्ट्री फोरम में उसने सबके सामने प्लेजरिज्म का फ्रॉड एक्सपोज किया था। उसका काम और एविडेंस पूरी इंडस्ट्री देख चुकी है। अवार्ड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी शीनिंग का सपोर्ट करती है। वे साफ बताते हैं कि उसका अवार्ड कमेटी के सभी मेंबर्स ने यूनानिमसली अप्रूव किया है, इसलिए उसकी क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाने का कोई आधार नहीं है। शीनिंग सिचुएशन को और बढ़ाना नहीं चाहती। वो CEO फैंग से कहती है कि कोई बात नहीं, ही ग्रुप और WN अब अपने अपने रास्ते पर चलेंगे। उनके बीच फ्यूचर कोऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। CEO फैंग के जाने के बाद झो शीनिंग से कहता है कि अभी उसने जो जवाब दिया वो स्टेज वाली फॉर्मल एक्सेप्टेंस स्पीच से कहीं बेहतर था। शीनिंग मुस्कुराकर कहती है कि झो की दूसरों की बातें छिपकर सुनने की आदत अभी तक नहीं गई। फिर वो कहती है कि चाहे वो सुनता रहे या नहीं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगली बार उसके घर के मनी ट्री को ज्यादा पानी देकर खराब न करे। झो उससे एक बात स्वीकार करने के लिए कहता है। आज यहाँ खड़ी वेन शीनिंग अब किसी की वाइफ नहीं है, न किसी आदमी या फैमिली का हिस्सा बनकर पहचानी जाने वाली अपेंडेज है। वो केवल खुद वेन शीनिंग है। शीनिंग भी अपने लिए यही सच स्वीकार करती है। अब उसका नाम किसी हस्बैंड की पोजीशन से नहीं जुड़ा। उसकी पहचान न मिसेस हे है और न किसी पावरफुल फैमिली की छाया। आज के बाद उसका करियर और उसकी जिंदगी केवल उसी से संबंधित है। उसके हर डिसीजन, उसकी हर कामयाबी और उसके आने वाले भविष्य पर अधिकार सिर्फ वेन शीनिंग का है। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।